हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगाता था, जिस पर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड फ्लोर छिड़क देता था और फिर तुरंत उसके पैरों को पानी से भर देता था। जिसके बाद वह हर रात ठीक 2 बजे उठती थी, मेरे सिर से एक बाल तोड़ती थी और चुपके से घर से बाहर निकल जाती थी, जिस पर मैं उसके जमीन पर बने फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ उसके पीछे निकल पड़ता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं यह जानने वाला था कि वह आखिर करने क्या जाती है, तभी रोड के किनारे मुझे एक छोटी सी लड़की दिखती है जो एक बड़े ट्रक से टकराने ही वाली होती है। यह देखकर मेरा दिल जैसे रुकने वाला होता है, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है। कुनक्वान ग्रैंडमास्टर लेवल स्किल और बैटल ओबेन हो चुका है। यह सुनते ही मैं अचानक अपनी आंखें खोलता हूं, जिस पर मुझे फील होता है कि अब मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकत से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई ब्लैक मेबैक को भी 2 मिनट से कम समय में देख और सुन सकता हूं, जिस पर वह ब्लैक मेबैक तेजी से मेरी तरफ आती है और जैसे ही उसकी ब्रेक लगती है, एक औरत बाहर निकलती है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसकी पतली और सीधी टांगें ब्लैक स्टॉकिंग्स में ढकी हुई होती हैं और वह पागलों की तरह भीड़ के बीच दौड़ते हुए चिल्लाती है, डोडवो डोडवो, तुम कहाँ हो? यह देखकर मैं भी डर के मारे कांपने लगता हूँ। फिर वह औरत भागकर आती है और दुओ दुओ को अपनी बाहों में भर लेती है, जिसके बाद वह ध्यान से चेक करती है कि दुओ दुओ को सिर्फ हल्की सी चोट लगी है। यह देखकर वह राहत की सांस लेती है और फिर तुरंत अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में गहरी फीलिंग्स होती हैं, जिस पर वह कहती है, सर, डुओ डुओ को बचाने के लिए थैंक यू। मैं सुग्रुप की सुवैनकिंग हूँ। सुग्रुप, आप जो भी चाहें मुझसे कह सकते हैं। मैं सु फैमिली की बेटी हूँ और आपके लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगी। जिस पर मैं उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगता हूँ। तभी मेरी आंखों के सामने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। नाम सु वॉनकिंग, उम्र 25 साल, आइडेंटिटी सु ग्रुप की जनरल मैनेजर, वर्थ 800 बिलियन से भी ज्यादा। अगर यह सब आज से पहले होता तो शायद यह इस शहर में मेरी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका होता, जिस पर सु फैमिली का साथ मिलते ही मेरे पास बेहिसाब पैसा आ सकता था। यहाँ तक कि अभी मेरे पास 10 बिलियन होने के बावजूद भी मैं सु फैमिली के सामने कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं बस उसे चुपचाप देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ नहीं, जिस पर मैं वहां से मुड़ता हूँ और उस बारिश भरी रात में गायब हो जाता हूँ। यह देखकर सु वैनकिंग मेरी पीठ की तरफ देखती रहती है और फिर अपने लोगों से कहती है, मुझे 3 मिनट के अंदर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह मेरा बेनिफैक्टर है। मैं सु वैनकिंग उसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। इसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं, तब मेरी नजर दीवार पर टंगी हुई 2 तस्वीरों पर जाती है, जिस पर मुझे जल्द ही पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के पीछे जो रियल मास्टरमाइंड थी वह कोई और नहीं बल्कि वांग कुफांग थी। और मेरी गर्लफ्रेंड चेन लू, जो हर रात चोरी छिपे बाहर जाती थी, वह दरअसल किसी रिच सेकंड जनरेशन लड़के से मिलने जाती थी। यह जानकर मैं अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता हूँ, जिस पर मैं फैसला करता हूँ कि सबसे पहले वांग कुफेंग को साफ करना होगा। अगली सुबह मैं सीधे लिंग फैमिली विला पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं विला के अंदर कदम रखता हूँ, तभी हॉल के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। अंदर वांग कुफांग हिस्टेरिकल होकर चिल्ला रही होती है, थोड़ा और टाइम दो, मैं बहुत जल्द सब मैनेज कर दूंगी। वह सुबह वाला लड़का जल्दी ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर बुक पर साइन कर देगा, जिसके बाद यह विला मेरा हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसकी बात को बीच में ही रोक देता है, जिस पर मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ और सामने का पूरा लिविंग रूम बिखरा हुआ दिखाई देता है। वांग कुफांग, जो हमेशा घमंड में रहती थी, इस समय जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसके चेहरे पर एक लाल थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा होता है। लिविंग रूम के बीचों बीच जियांग चेंग के अंडरग्राउंड का लीडर ब्रदर हु बैठा होता है। उसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप्स लेकर खड़े होते हैं। ब्रदर हु, जिस पर मैं बिना किसी डर के आराम से अंदर चलता हुआ लिविंग रूम के बीच तक पहुंच जाता हूं, जैसे मैंने वहां मौजूद किसी को देखा ही नहीं हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और चेन लू के चेहरे पर हल्के से हाथ मारता हूं। यह देखकर चेन शाओक्वियन अचानक मुड़कर ब्रदर हु की तरफ देखने लगता है। उसी समय ब्रदर हु की पूरी इन्फॉर्मेशन भी मेरी आंखों के सामने आने लगती है। टारगेट ब्रदर हु, कम्बैट इफेक्टिवनेस, पैंसेट, पीक ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वीकनेस, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन, ब्लड डिजीज और हर रात ठीक 12 बजे दिल और पैरों में तेज दर्द। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूं, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ पाओगे और हर रात ठीक 12 बजे तुम्हारे दिल और पैरों में दर्द उठता है। सही कह रहा हूं ना? यह सुनते ही ब्रदर हु का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसके इस सीक्रेट के बारे में जियांग लॉर्ड तक नहीं जानता था। जिस पर वह शॉक होकर मुझे देखने लगता है और कहता है, तुम्हें यह कैसे पता? लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता हूँ। इसके बाद मैं सीधा ऊपर जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे उस पलटे हुए गोगू कैबिनेट के अंदर रखा हुआ वह पर्पल सैंडलवुड बॉक्स ढूंढना होता है, जिसे मेरी माँ छोड़कर गई थी। यह देखकर वांग कुफांग तुरंत खड़ी हो जाती है और ब्रदर हु से चिल्लाकर कहती है, ब्रदर हु, वह असली हेयर है, उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की ताकत है।
अगर तुम उससे साइन करवा लो तो यह पूरा घर तुम्हारा हो जाएगा। यह सुनते ही ब्रदर हु की आंखों में लालच चमकने लगता है, क्योंकि उसके सामने अब करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, जिस पर उसका थोड़ा सा डर भी खत्म हो जाता है। फिर वह अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, ब्रोदर्स, इस लड़के को पकड़ लो। अगर आज यह साइन नहीं करता तो इसकी एक उंगली काट देना। जिस पर अगले ही पल चारों गुंडे मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। यह देखकर मैं बस धीरे से सांस छोड़ता हूँ और कहता हूँ, तुम लोग मुझे रफ होने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? मेरी बात खत्म भी नहीं होती और मैं अचानक घूमकर एक सीधा पंच मार देता हूँ, जिस पर सबसे आगे दौड़ता हुआ गुंडा ऐसे पीछे उड़ता है जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वह सीधा जाकर दीवार से टकराता है और वहीं बेहोश हो जाता है। यह देखकर पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। बाकी के तीनों गुंडे भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है, जिस पर मैं धीरे धीरे अपनी टांग नीचे रखता हूँ और बगल में रखी टी टेबल की तरफ देखने लगता हूँ। माँ के छोड़कर गए सैंडलवुड बॉक्स को उसने उठा लिया, जिस पर वह उसके ऊपर जमी धूल को साफ करता है और फिर मुड़कर वांग क्यूफैन की तरफ देखता है, जो पहले से ही पूरी तरह शॉक्ड खड़ी होती है। फिर वह कहता है, वांग क्यूफैन, तुम तो हमेशा से इस तरह का घर और लिंग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहती थी, तो ठीक है, मैं ये सब तुम्हें दे देता हूँ। यह सुनकर वांग क्यूफे एकदम स्टंट रह जाती है। फिर वह ब्रदर हु की तरफ देखता है, जिसके बाद उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आती है। फिर वह अपनी ब्लैक बैंक कार्ड निकालता है और कहता है, कार्ड मशीन लाए हो या नहीं? जिस पर ब्रदर हु तुरंत कहता है, ना, लाया हूं। फिर वह आराम से कहता है, कुल 58 मिलियन है। इसके बाद वह कार्ड उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, पूरा स्वाइप कर दो। जिस पर ब्रदर हु तुरंत कार्ड स्वाइप कर देता है। फिर वह कहता है, अब दोनों तरफ का हिसाब बराबर हो गया, जल्दी यहाँ से निकलो, यह घर अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुनकर ब्रदर हु का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वह कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ? यह सुनते ही वांग क्यूफे की आंखों में डर दिखाई देने लगता है। फिर वह उसकी तरफ देखकर कहता है, ये पैसा तुम्हारा कर्ज खरीदने की कीमत है, अब से तुम्हें यह पैसा मुझे वापस देना होगा। जिस पर वांग क्यूफे के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। फिर ब्रदर हु भी तुरंत सब समझ जाता है और अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से से वांग क्यूफे की तरफ देखता है और कहता है, बॉस वांग, अब तुम्हारा क्रेडिटर लिंगशाओ है। फिर वह उसकी तरफ मुड़कर कहता है, लिंगशाओ, क्या आपके लिए मैं कुछ करूं? क्या आपको इंटरेस्ट वसूल करवाने में मेरी हेल्प चाहिए? जिस पर वह वांग क्यूफे की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइस देता हूं। पहली, अभी इसी वक्त इस विला से निकल जाओ, चुपचाप घर छोड़ दो और अपने साथ एक कपड़ा तक मत ले जाना। दूसरी, 3 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस करो। फिर वह एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, अगर 1 सेकंड भी ज्यादा यहाँ रुकी तो मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड, पब्लिक फंड मिसयूज और चीटिंग का केस कर दूंगा। इसके बाद वह फिर से ब्रदर हु की तरफ देखता है और कहता है, और अगर तुमने वांग क्यूफे पर नजर नहीं रखी और ये सब 3 दिन में पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर इंटेंशनल इंजरी का केस करूंगा। डोर सर्विलांस में सब रिकॉर्ड है। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, इन सब क्राइम्स के लिए तुम दोनों बहुत लंबे टाइम तक जेल में सड़ सकते हो। इतना कहकर वह सीधे विला से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पीछे से उसे वांग क्यूफेंग के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही ब्रदर हु के लोगों की मारपीट और सामान बाहर फेंकने की आवाजें भी आने लगती हैं। सुबह की धूप में खड़े होकर उसे पहली बार ऐसा फील होता है कि उसका पूरा शरीर हल्का और आराम में है। तभी सिस्टम की आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजती है, न्यू टास्क, 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। फेलियर होने पर होस्ट के शरीर का एक फिजिकल फंक्शन हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। यह सुनते ही उसके होंठ हल्के से हिलते हैं। फिर वह मन ही मन कहता है, यह सिस्टम भी काफी रूथलेस है। लेकिन फिर वह हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि पैसा खर्च करना शायद दुनिया का सबसे आसान काम था। जिस पर वह तुरंत एक टैक्सी रोकता है और सीधा जियांगचेंग के सबसे बड़े लग्जरी शॉपिंग मॉल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह टैक्सी से नीचे उतरता है, तभी उसके सामने एक रेड फेरारी तेज आवाज के साथ आकर रुकती है। फिर कार की विंडो नीचे होती है और अंदर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चेन लू दिखाई देती है। वह अपना सनग्लासेस उतारती है और उसकी आंखों में मजाक भरा होता है। फिर वह कहती है, अरे ये तो सुबह वाला है। मैंने सुना था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए हो। फिर तुम ऐसी हाई एंड जगह पर क्या कर रहे हो? जिस पर वह हंसते हुए आगे कहती है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुम्हें अंदर आने दिया या तुम यहाँ भीख मांगने आए हो? जब लिंग फैमिली के साथ प्रॉब्लम हुई थी तब चेन लू ने उसे एक पल में छोड़ दिया था और किसी रिच सेकंड जनरेशन लड़के के पास चली गई थी। लेकिन अब वह उसकी तरफ देखकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके टास्क में अभी भी कुछ पैसे खर्च करना बाकी है। फिर वह कहता है, हाँ, मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन आज मैं खाना नहीं मांगूंगा, आज मैं पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने आया हूँ। यह सुनते ही चेन लू जोर से हंसने लगती है। तभी दूसरी तरफ कार का डोर खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है। उसने महंगी शर्ट पहन रखी होती है। फिर वह ऊपर से नीचे तक उसे देखता है और उसके चेहरे पर मजाक साफ दिखाई देता है। फिर वह चेन लू से कहता है, लुलू, यही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है जो पहले टेक अवे डिलीवर करता था? लुक्स तो ठीक है, लेकिन गरीब ही लगता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, यहाँ की एसी भी मिनट के हिसाब से चलती है। तुम एक ऑर्डर डिलीवर करके शायद 10 मिनट की हवा भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जिस पर चेन लू उसका हाथ पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, सुबह मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरे करंट बॉयफ्रेंड हैं, जांग जी क्यांग।
इनकी फैमिली बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस करती है और इनकी वर्थ कई 100 मिलियन है। यह कहते वक्त वह जानबूझकर 100 मिलियन पर ज्यादा जोर देती है क्योंकि वह चाहती थी कि उसके चेहरे पर जेलसी, इंसल्ट या शेम दिखाई दे। लेकिन उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती, जिस पर झांग झीकियांग और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है, जैसे वह कोई हवा हो। फिर वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका शोल्डर धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके शोल्डर को छूने वाला होता है तभी उसकी आंखों में हल्की सी गोल्डन चमक दिखाई देती है, जिसके बाद झांग झीकियांग की पूरी इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। नाम झांग झीकियांग, आइडेंटिटी एक फेक रिच सेकंड जनरेशन। उसकी शर्ट और रिचर्ड मिले RM011 घड़ी दोनों नकली हैं। रिचर्ड मिल RM011। वह जिस फेरारी में आया है वह भी सिर्फ एक दिन के लिए रेंट पर ली गई है और उस फेरारी का किराया भी उसने अभी तक नहीं दिया है। उसकी फैमिली का बिजनेस भी ऊपर से जितना स्ट्रांग दिखता है अंदर से उतना ही कमजोर है। वह एक तरफ से पैसा उधार लेकर दूसरी तरफ का कर्ज चुका रहा है। यह सब देखते ही उसके होंठों पर एक कंफ्यूज्ड स्माइल की जगह पूरी तरह मजाक भरी स्माइल आ जाती है। वह अपनी आवाज को जितना हो सके नीचे रखने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी आवाज फिर भी आसपास खड़े कुछ लोगों तक पहुंच जाती है। फिर वह कहता है, लेकिन अफसोस, रिचर्ड मिले की रियल वॉच में जो पैटर्न होता है वह थोड़ा बिखरा हुआ होता है। तुम्हारी वाली लाइन तो बहुत ज्यादा सीधी है और रियल वॉच में कैलेंडर विंडो आगे जंप करती है। अभी 1:59 हो रहे हैं, तो क्यों ना हम 2 बजे तक वेट करें और देखें कि तुम्हारी वॉच जंप करती है या नहीं। यह सुनते ही झांग झीकियांग का चेहरा तुरंत बदल जाता है क्योंकि वह वॉच असल में सिर्फ 3000 युआन में खरीदी गई एक सेकंड हैंड कॉपी होती है। उसने वह सिर्फ चेन लू जैसी गोल्ड डगर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए खरीदी थी, लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक फूड डिलीवरी वाला उसकी वॉच को एक नजर में पहचान लेगा। जिस पर वह घबराकर कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है, मेरी वॉच रियल है, तुझे क्या पता। फिर वह गुस्से में चेन लू का हाथ पकड़ता है और कहता है, लुलू, इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हें हरमेस से बैग दिलाता हूँ, हेरमेस। इतना कहकर वह थोड़ा कंफ्यूज्ड खड़ी चेनलू को लेकर जल्दी से मॉल के अंदर जाने लगता है क्योंकि वह वहां से निकलना चाहता था। जिस पर वह भी उनके पीछे धीरे धीरे चलते हुए कहता है, ठीक है, मैं भी अंदर चलकर कुछ खरीद लेता हूँ। यह सुनकर झांग झीकियांग पीछे मुड़ता है और हंसते हुए कहता है, यह एसकेपी है, अगर तू यहाँ से एक जोड़ी सॉक्स भी खरीद पाया तो मैं यहीं पर उसे खा जाऊंगा। जिस पर वह शांत आवाज में कहता है, अपनी बात याद रखना। इसके बाद वह रिवॉल्विंग डोर पार करके ASKP के फर्स्ट फ्लोर वाले लॉबी में अंदर चला जाता है। वहां चारों तरफ दुनिया के सबसे महंगे लग्जरी ब्रांड्स होते हैं और हवा में एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल फैली हुई होती है। तभी गेट पर खड़ी वेलकम गर्ल झुककर कहती है, वेलकम सर। लेकिन जैसे ही वह झांग झीकियांग और चेन लू को उसके पीछे आते हुए देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। जिस पर झांग झीकियांग जानबूझकर जोर से कहता है, तुम्हारी शॉप की सबसे एक्सपेंसिव वॉच निकालो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना चाहता हूँ। फिर वह उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, वैसे फूड डिलीवरी वाला भी यहाँ एसी लेने आ गया है, ध्यान रखना कहीं ग्लास काउंटर तोड़ दिया तो बेचकर भी पैसे नहीं भर पाएगा। ये सुनकर शॉप के कुछ सेल्स कंसल्टेंट्स भी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी एक छोटी इंटर्न लड़की उसके पास आती है और धीरे से कहती है, सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसकी आंखें बिल्कुल साफ होती हैं और वह उसके कपड़ों की वजह से उसे नीचा नहीं दिखाती। जिस पर वह उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं देखने नहीं आया हूँ। तभी पीछे से चेनलू हंसते हुए कहती है, सुना तुमने, ये देखने भी नहीं आया, मैं तो पहले ही कह रही थी ये सिर्फ एसी लेने आया है। फिर एक सीनियर सेल्स वुमन आगे आती है और कहती है, सर अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो प्लीज हमारे रिसेप्शन रिसोर्सेज वेस्ट मत कीजिए, वहां सामने रेस्ट एरिया है। लेकिन वह उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर वह सामने खड़ी इंटर्न लड़की की तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पाटेक फिलिपे स्काई मून टूरबिलोन 6 1023 दिखाओ। पाटेक फिलिप स्काई मून टर्बिलॉन 6 1023। यह सुनते ही झांग झीकियांग जोर से हंस पड़ता है और चेनलू से कहता है, लूलू सुना तुमने, ये वही वॉच मांग रहा है। फिर वह हंसते हुए कहता है, इन सब की कीमत मिलाकर 20 मिलियन से भी ज्यादा होती है, क्या यह फूड डिलीवरी करते करते पागल हो गया है। जिस पर सीनियर सेल्स वुमन भी ठंडी आवाज में कहती है, सर प्लीज मजाक मत कीजिए, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, अगर आप ऐसे ही बकवास करते रहे तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। फिर वह आगे कहती है, सर स्काई मून 6 1023 की कीमत 28.5 मिलियन है और इसे खरीदने के लिए क्वालिफिकेशन रिव्यू भी होता है। लेकिन इंटर्न लड़की अभी भी वहीं खड़ी रहती है, जैसे उसे अब भी यकीन हो कि वह खरीद सकता है। जिस पर वह अपनी जीन्स की पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और उसे धीरे से ग्लास काउंटर पर रख देता है। कार्ड काउंटर पर पड़ते ही एक तेज आवाज होती है। फिर वह कहता है, स्विप करो, पासवर्ड 68। अगर ये कार्ड स्वाइप नहीं हुआ तो मैं यह काउंटर खा जाऊंगा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर होता है कि वहां खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। जिस पर वह इंटर्न लड़की कांपते हाथों से वह कार्ड उठा लेती है। उसी वक्त स्टोर मैनेजर भी बाहर आता है। वह एक मिडिल एज आदमी होता है और काफी देर से उसे ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस ब्लैक कार्ड पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से बदल जाता है।
जाता है। वह धीरे से कहता है, ये तो ब्लैक गोल्ड कार्ड से भी ऊपर है। फिर उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वह कहता है, मैं से नहीं, यह तो दुनिया की सिर्फ 10 सुप्रीम ड्रैगन कार्ड्स में से एक है। यह सुनते ही उसके आसपास खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फिर स्टोर मैनेजर जल्दी से कहता है, जल्दी करो, कार्ड स्वाइप करो। नहीं, पीओएस मशीन यहाँ लाओ, मैं खुद कार्ड स्वाइप करूंगा। उसकी आवाज तक कांप रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ झांग झिकियांग अभी भी हंस रहा होता है। तभी अगले ही पल पीओएस मशीन से एक आवाज आती है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यह आवाज उसके कानों में किसी फैसला सुनाने जैसी लगती है। फिर स्टोर मैनेजर रिसीट को देखकर ऑलमोस्ट घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि रिसीट पर 28.5 मिलियन लिखा होता है, जिस पर वह झुककर कहता है, सर आपका 28.5 मिलियन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। हम अभी आपकी वॉचेस पैक करवा देते हैं, क्या इन्हें आपके घर भेजना है? लेकिन वह बिना कुछ कहे बस अपना ब्लैक कार्ड वापस लेता है और 28.5 मिलियन वाली स्काई मून वॉच अपने हाथ में पहन लेता है। फिर वह कैजुअली कहता है, मतलब इसे किसी बैग में डाल दो, मैं इतनी महंगी वॉच को हाथ में लेकर घूमना नहीं चाहता। ये सुनते ही स्टोर मैनेजर स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि करोड़ों की वॉच को कोई ऐसे बैग में पैक करवाता है जैसे कोई नॉर्मल चीज खरीद रहा हो। जिस पर झांग झिकियांग और चेनलू भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो सुना था कि लिंग फैमिली खत्म हो चुकी है, उसे घर से निकाल दिया गया है, लेकिन अभी उसने बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप कर दिया था। यह देखकर झांग झिकियांग को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया हो। अभी थोड़ी देर पहले तक वह अपनी एक 150 युआन वाली फेक वॉच दिखा रहा था और दूसरी तरफ उसने आराम से 20 मिलियन से ज्यादा की वॉच खरीद ली और उसे ऐसे बैग में पैक करवा दिया जैसे कोई सब्जी खरीद रहा हो। जिस पर चेन लू भी उसकी रिस्ट पर पहनी हुई वह स्काई मून वॉच देखती रह जाती है। उसके मन में पछतावा भर जाता है। अगर उसने अभी थोड़ी देर पहले उसका मजाक नहीं उड़ाया होता, अगर वह अभी भी उसके साथ होती। फिर चेनलू की आवाज कांपने लगती है। वह जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करती है। झांग झिकियांग का हाथ छोड़ देती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, सुबह तो तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे, असल में मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। ये झांग झिकियांग ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन वह उसकी तरफ देखता तक नहीं। वह बस एक शब्द कहता है, दफा हो जाओ। फिर वह बैग उठाता है जिसमें महंगी वॉचेस भरी होती हैं और उसे ऐसे कंधे पर डाल लेता है जैसे कोई बेकार सामान हो। इसके बाद वह झांग झिकियांग की तरफ देखकर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले कौन बोल रहा था कि अगर मैं सॉक्स खरीद लूं तो वह उसे खा जाएगा। यह सुनते ही झांग झिकियांग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह एक कदम पीछे हटता है और काउंटर से टकरा जाता है। फिर वह डरते हुए कहता है, तू क्या करना चाहता है? मेरे पापा। लेकिन वह बीच में ही कहता है, मुझे तुम्हारे बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ता है और बाहर जाने लगता है। जाते जाते वह उस सीनियर सेल्स वुमन के पास रुकता है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। फिर वह उसकी तरफ देखकर कहता है, और तुम्हें? अगली बार जब मैं यहाँ आऊं तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। यह सुनते ही स्टोर मैनेजर तुरंत समझ जाता है। फिर वह जल्दी से कहता है, सर मैं अभी इसी वक्त इसे जॉब से निकाल देता हूँ। इसके बाद वह इंटर्न लड़की की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हें आज की कमीशन से जियांगचेंग में एक फ्लैट खरीदने लायक पैसा मिल जाएगा। फिर वह पाटेक फिलिपे स्टोर से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वह सिस्टम पैनल देखता है। अब तक 28.5 मिलियन खर्च हो चुके थे। बाकी अमाउंट 71.5 मिलियन। बाकी टाइम 1 घंटा 20 मिनट। जिस पर वह सीधे बगल वाले आरमानी फ्लैगशिप स्टोर में चला जाता है। आरमानी अंदर जाते ही वह कहता है, इस फ्लोर के सारे नए सीजन वाले कपड़े हर डिजाइन के 3-3 पीसेस पैक कर दो और बगल वाले लिमिटेड एडिशन क्रोकोडाइल लेदर सूटकेस भी, उनमें कपड़े रख देना। और सारे फेमस ब्रांड्स के फुल सेट्स 100 सेट्स पैक करके मेरे टेक अवे स्टेशन वाले भाइयों को भेज देना। अगले 1 घंटे में पूरा एसकेपी मॉल हिल जाता है। एक मिस्टीरियस आदमी जो सिंपल कपड़ों में होता है पूरे मॉल की लग्जरी शॉप्स को खाली कर देता है। वह प्राइस देखता तक नहीं, उसकी तरफ से सिर्फ एक ही बात होती है, कार्ड स्वाइप करो और पैक करो। जिस पर पूरे मॉल का जनरल मैनेजर खुद 20 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर उसके पीछे चलता है और उसका सामान उठवाता है। दूसरी तरफ झांग झिकियांग और चेनलू 2 हारे हुए क्लाउन्स की तरह दूर खड़े रह जाते हैं। जिस पर झांग झिकियांग दबी आवाज में कहता है, इसके पास इतना पैसा आया कहां से? और चेनलू के नेल्स उसकी हथेली में धंस जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वह कहती है, यह सब झूठ है, जरूर किसी रिच औरत ने इसे सपोर्ट किया होगा। इसके बाद वह टॉप फ्लोर वाले स्काई गार्डन रेस्टोरेंट में जाता है। वहां उसने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया होता है। इतना ही नहीं, वहां फेमस पियानो मास्टर लैंग लैंग लाइव परफॉर्म कर रहा होता है। लैंग लैंग यह देखकर आसपास के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सर्विस चार्ज ही 5 मिलियन से ज्यादा होता है। फिर वह सिस्टम पैनल देखता है। टास्क कंप्लीटेड, टोटल अमाउंट स्पेंट 105 मिलियन। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपना पहला स्क्वेंडरिंग अचीवमेंट पूरा कर लिया है। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कैश रिवॉर्ड 10 टाइम्स क्रिटिकल हिट,
1 बिलियन कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको एसकेपी शॉपिंग मॉल के 51% शेयर्स मिल चुके हैं। एसकेपी चार्म ब्लेसिंग एक्टिवेटेड, फिजिकल ब्लेसिंग एक्टिवेटेड। यह सुनते ही वह कुछ पल के लिए स्टन रह जाता है, क्योंकि अब एसकेपी उसका हो चुका था। उसी समय मॉल के जनरल मैनेजर के फोन पर कॉल आता है। कॉल सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर वह जल्दी जल्दी भागता हुआ उसकी तरफ आता है और लगभग घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वह कहता है, बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप ही हमारे नए मालिक हैं। मैं वांग दहाई हूँ, एसकेपी का जनरल मैनेजर। आपने ग्रुप के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब से यहाँ आपका रूल चलेगा। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग शॉक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ झांग झीकियांग सीधे जमीन पर बैठ जाता है। वह सिर्फ वांग दाहाई को उसके सामने झुकते हुए देखता रह जाता है, जिस पर वह हल्का सा सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, उठो। अगर अब मैं बॉस हूं तो मेरा पहला ऑर्डर सुनो। फिर वह दूर खड़े झांग झीकियांग और चेनलू की तरफ उंगली करता है और कहता है, इन दोनों ने मेरा शॉपिंग मूड खराब किया है। इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो और आज के बाद एसकेपी के किसी भी मॉल में इन्हें अंदर मत आने देना। और उस आदमी के हाथ में जो फेक वॉच है उसे उतार लो। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं, जिस पर चेन लू रोते हुए उसकी तरफ भागती है और कहती है, सुबह, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं लुलू हूँ, मैं वही हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ झांग झीकियांग चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही पल गार्ड्स उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर उसके हाथ से फेक वॉच उतारते हैं और उसे पैरों के नीचे कुचल देते हैं। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसके बाद वह एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा होकर नीचे अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को देखता है। तभी उसका फोन बजता है, एक अननोन नंबर। फिर वह कॉल उठाता है, जिस पर फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी लेकिन थोड़ी थकी हुई आवाज आती है। मिस्टर सुबह, मैं सु वैनकिंग बोल रही हूँ। मैंने सुना है कि आपने अभी एसकेपी खरीद लिया है। मैं अभी एसकेपी के नीचे वाले कैफे में हूँ। कंपनी को ऑपरेशन की कुछ बातें हैं। क्या आप मिंग बोलोंग को सु वैनकिंग से मिलने के लिए बुला सकते हैं? सुबह सुबह आईब्रो थोड़ा ऊपर उठता है, जिस पर पता चलता है कि वो तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। ठीक है, और वैसे भी मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीती, मुझे स्पाइसी हॉट खाना है। मिस्टर सू ने उसका फेस रख लिया। फोन पूरे 3 सेकंड तक साइलेंट रहता है, जिसके बाद वो कहता है, जब तक आप मुझसे मिलने को रेडी हैं, आप कुछ भी खा सकती हैं। जिस पर सुबह सुबह फोन काट देती है और चमकती हुई स्माइल देती है। ऐसा लगता है कि अगला गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जांगचंग की रात हमेशा की तरह एक ऐसी मैस बनी रहती है जो कभी खत्म नहीं होती। ओल्ड टाउन की रेड स्टार स्ट्रीट की नियॉन पब्लिसिटी पूरी सड़क को जला रही होती है। अजीब अजीब गड्ढे सड़क पर बने रहते हैं और फिर एक एक करके 8888 नंबर प्लेट वाली फोर्थलेस रिवर टीयर्स के साथ ऐसे आगे बढ़ती है जैसे कोई अरिस्टोक्रेट गलती से किसी स्लम में आ गया हो, जिस पर वो बहुत केयरफुली गड्ढों को अवॉइड करते हुए पानी उछालती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद वो फैट स्वीप स्पाइसी हॉट शॉप के बाहर आकर रुकती है। ऑटोमेटिक डोर खुलता है और सु वैनकिंग बाहर निकलती है, जिस पर वो देखती है कि सुबह सुबह सड़क किनारे एक लाल प्लास्टिक स्टूल पर बैठा हुआ है। उसने सिर ऊपर उठाया हुआ है, हाथ में डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स पकड़ी हुई हैं और उसके बगल में एसकेपी के ढेर सारे शॉपिंग बैग्स पड़े रहते हैं। दर्जनों ब्रांड नेम शॉपिंग बैग्स, जिन पर ब्लड फ्लेक्स जैसी डिजाइन्स बनी रहती हैं, जमीन पर ऐसे फेंके हुए होते हैं जैसे कोई गार्बेज पड़ा हो। ऑनियल के दाग भी उन पर लगे रहते हैं। जिस पर सु वैनकिंग पूछती है, मिस्टर सु हमेशा इतने मेसी क्यों रहते हैं? सुबह सुबह प्लास्टिक स्टूल पर जमी हुई धूल उड़ाता है और कहता है, बैठ जाइए। यहाँ के बीफ बॉल्स जियांगचेंग के सबसे स्ट्रॉन्ग बर्गर से भी ज्यादा डेंजरस हैं। सु वैनकिंग गहरी सांस लेती है, फिर बड़े एलिगेंटली अपना स्कर्ट उठाकर उसके सामने बैठ जाती है। जिसके बाद वो कहती है, मिस्टर लिंग, आप काफी ह्यूमरस हैं। और फिर वो सुबह सुबह की तरफ देखती है। उसने सोचा था कि जो आदमी कैजुअली एसकेपी खरीद लेता है और जिसकी वर्थ कई बिलियन है, वो डाइनिंग एनवायरनमेंट को लेकर बहुत डिमांडिंग होगा। जिस पर सुबह सुबह धीरे से कहता है, पैसा लाइफ को ज्यादा फ्री बनाने के लिए होता है, खुद के लिए केज बनाने के लिए नहीं। इसके बाद वो मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ऑर्डर कीजिए। मिस्टर सू ने कहा था कि आज आप खुद को ट्रीट करेंगी, चीप होने की वजह से कम मत ऑर्डर कीजिए। सु वैनकिंग मेनू को देखती है। मेनू पर टोटल 2 युआन और 1 युआन जैसी कीमतें लिखी रहती हैं, जिसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आने लगती हैं। उसने सुबह सुबह के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। रिपोर्ट में दिखाया गया था कि सिर्फ 24 घंटे पहले तक वो कुछ पैसों के लिए बारिश में भीगता हुआ डिलीवरी मैन था, लेकिन अब वही आदमी उसके सामने बैठा रहता है। उसका ऑरा इतना डीप होता है कि शॉपिंग मॉल की दुनिया की पुरानी खिलाड़ी सु वैनकिंग भी उसे समझ नहीं पाती। जिस पर वो धीरे से कहती है, बस थोड़ा सा ही। और फिर सुबह सुबह के बोलने से पहले ही वो खुद ही कहती है, मिस्टर लिंग, चलिए अब मैं बात पर आते हैं। डुओडुओ को बचाने की बात और आपके द्वारा एसकेपी एक्वायर करने की बात। लेकिन सुबह सुबह एक उंगली अपने होंठों पर रख देता है और कहता है, खाना खाते वक्त बिजनेस की बात नहीं करते। जिस पर सु वैनकिंग बस चुपचाप ठीक है कह देती है। तभी फैट सिस्टर इन लॉ 2 बड़े स्टेनलेस स्टील के बेसिन लेकर आती है और जोर से कहती है, शाओचे, आज गर्लफ्रेंड को साथ लाए हो, कितनी खूबसूरत है। जिस पर वो फिर सु वैनकिंग को देखकर कहती है, ये लड़की देखने में ही लगती है कि ज्यादा खाती होगी। यह सुनते ही सु वैनकिंग का फेस कानों तक लाल हो जाता है। वो बार बार हाथ हिलाती है और जल्दी से कहती है,
नहीं, मैं उनकी विलेज लीडर हूँ। जिसके जवाब में सुबह सुबह हंस देता है। फिर वो विनेगर की बोतल उठाता है और सु वैनकिंग के बाउल में पूरा भरकर डाल देता है। एक बड़ा सर्कल बनता हुआ विनेगर बाउल में गिरता है, जिस पर वो कहता है, टेस्ट करो, यहाँ की सोल इसी विनेगर में है। ये देखकर सु वैनकिंग का टेंस नेगोशिएशन वाला पोस्चर आधा टूट जाता है। वो थोड़ी देर हेजिटेट करती है, लेकिन फिर भी बेबी कैबेज का एक पीस उठाकर मुंह में डालती है। अगले ही सेकंड स्पाइसी, हॉट, सावर और स्ट्रॉन्ग टेस्ट उसके मुंह में एक्सप्लोड करने लगता है, जिस पर उसे तुरंत प्यास लगती है और उसकी आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। सुबह सुबह उसे टिश्यू पकड़ाता है और कहता है, आराम से खाओ, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। जिस पर सु वैनकिंग थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर टिश्यू लेती है और अपने होंठों के किनारे को पहुंचती है। और इसी आने जाने के बीच उसके अंदर पहली बार थोड़ी सी रियल फायरवर्क्स जैसी फीलिंग जागती है। फिर कुछ देर बाद सु वैनकिंग अचानक से बोलती है। उसकी आवाज पहले से थोड़ी धीमी हो जाती है। थैंक यू, सिर्फ डुओडुओ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एसकेपी के लिए भी। असल में हमारी कंपनी की एडवर्टाइजिंग स्पेस हमेशा से एसकेपी पर अटकी हुई थी। अगर आपने एसकेपी एक्वायर नहीं किया होता तो अगले महीने एसयू ग्रुप का फ्लैगशिप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस शायद कैंसिल हो जाता। जिस पर सुबह सुबह आराम से बीफ बॉल खाते हुए गोल्ड वाला बकेट खोलता है। उसकी नजरें सु वैनकिंग के डेलिकेट फेस को पार करती हुई ऊपर देखने लगती हैं, और तभी उसके सिर के ऊपर लाल रंग का डेटा लगातार फ्लैश करने लगता है। टारगेट सु वैनकिंग, आइडेंटिटी सु ग्रुप की प्रेसिडेंट, करंट स्टेट एक्सट्रीम एंजाइटी, स्ट्रॉन्ग क्रॉसबो का आखिरी पॉइंट, कोर क्राइसिस, कैपिटल चेन टूट चुकी है, कॉम्पिटिटर तियानसिंग कैपिटल उसे खत्म करने के लिए रेडी बैठा है, कंपनी में 800 मिलियन का गैप है, इंटरनल ट्रेटर मौजूद है, डिजाइन डायरेक्टर ली हाओ पहले ही तियानसिंग कैपिटल से खरीदा जा चुका है, और कल सुबह की बिडिंग मीटिंग में वो कंपनी की कोर रिजर्व प्राइस लीक करने वाला है। इसके अलावा उसने फैमिली एल्डर्स के साथ गैम्बलिंग एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। अगर इस बार कंपनी प्रॉफिट नहीं करती तो उससे सीईओ की पोजीशन छीन ली जाएगी, और फिर उसे फोर्सफुली तियानसिंग कैपिटल के एल्डेस्ट यंग मास्टर से शादी करनी पड़ेगी। कोलैप्स होने में सिर्फ 12 घंटे बाकी रहते हैं, जिस पर सुबह सुबह का च्यूइंग एक्शन एक पल के लिए रुक जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, ये कितनी मिसरेबल है, कौन सी फीमेल प्रेसिडेंट, ये तो बस आग पर रखी हुई शुगर पॉक की तरह है। इसके बाद वो चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है और सीधे उसकी तरफ देखता है। मिस्टर सु, आईएमएचओ, आपको अभी कॉन्फ्रेंस वेन्यू की चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है, आपकी कंपनी के अकाउंट में शायद एसपीपी फैक्ट्री का रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। यह सुनते ही सु वैनकिंग के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक्स धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसकने लगती हैं। एक पूरा एग वापस बाउल में गिर जाता है और उसकी सफेद नीज पर रेड ऑयल की कुछ बूंदें गिरती हैं, लेकिन वो उसे साफ करने की परवाह नहीं करती, क्योंकि वो शौक में सुबह सुबह को घूर रही होती है। फिर वो पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कोई कमर्शियल स्वॉर्ड्समैन हो क्या? कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन टॉप सीक्रेट है। मेरे और फाइनेंशियल डायरेक्टर के अलावा ये बात वाइस प्रेसिडेंट तक को नहीं पता। जिस पर सुबह सुबह हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हारा सेवर हूँ, कोई स्वॉर्ड क्लासिक नहीं। फिर वो एक टिश्यू निकालता है और नेचुरली उसका हाथ पकड़कर उसकी हैंडबैग पर लगा ऑयल साफ करने लगता है। उसकी उंगलियां पतली और गर्म होती हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां सु वैनकिंग की ठंडी स्किन को टच करती हैं, वो बिजली का झटका लगने की तरह हल्का सा पीछे हटती है, लेकिन अपना हाथ वापस नहीं खींचती। जिस पर सुबह सुबह फिर कहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत की वजह तुम्हारे आसपास मौजूद एक घोस्ट है। यह सुनते ही सु वैनकिंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसी वक्त उसका मोबाइल फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। कॉलर आईडी पर लिखा होता है, डिजाइन डायरेक्टर ली हाओ। सु वैनकिंग सुबह सुबह की तरफ देखती है, जिस पर वो उसे फोन उठाने का इशारा करता है। फिर वो कॉल उठाकर कहती है, डायरेक्टर ली, कल की बिडिंग की तैयारी कैसी है? जिसके जवाब में फोन के दूसरी तरफ से घबराई हुई और गिल्टी आवाज आती है, मिस्टर सु, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी अभी हमारा सर्वर हैक हो गया। ओएसएस प्रोजेक्ट के सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स और डेटा लॉक होकर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यहाँ तक कि बैकअप हार्ड ड्राइव भी खराब हो गई। क्या? ये सुनते ही सु वैनकिंग अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि उसके पास रखा रेड स्टूल पलट जाता है। फिर वो कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? हमारा फायरवॉल इतना स्ट्रांग है और बैकअप डिस्क तो तुम्हारे सेफ में थी, वो कैसे खराब हो गई? जिस पर ली हाओ कहता है, मुझे नहीं पता मिस्टर सु, कल सुबह 9 बजे बिडिंग मीटिंग है। अब दोबारा सब बनाना पॉसिबल नहीं है। लगता है तियानसिंग कैपिटल ने पहले से सब प्रिपेयर कर रखा था। हम खत्म हो गए। इतना कहते ही फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, और जैसे ही वो खुद भी गिरने वाली होती है, सुबह सुबह एक हाथ से उसे पकड़ लेता है। फिर वो नीचे गिरा हुआ फोन उठाता है। इसके बाद वो फोन पर अभी तक कॉल में मौजूद ली हाओ से कहता है, काफी अच्छा एक्ट किया तुमने, ऑस्कर तुम्हारा थोड़ा सा बाकी है। जिस पर फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर ली हाओ पूछता है, तुम कौन हो? सुबह सुबह ठंडी हंसी के साथ कहता है, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात यह है ली हाओ, अब तुम ये दुआ करो कि तियानसिंग कैपिटल ने तुम्हें जो 20 मिलियन दिए हैं
वो तुम्हारे लिए एक अच्छी व्हील चेयर खरीदने के लिए काफी हो। यह सुनते ही सु वानकिंग का पूरा शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। फिर वो धीरे से कहती है, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ये हमारा आखिरी मौका था। बिना डिजाइन ड्राफ्ट के कल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा, मुझे 300 मिलियन कंपेंसेट करना पड़ेगा। सो फैमिली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो कोई आइसबर्ग प्रेसिडेंट नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी हेल्पलेस वुमन लगती है जो पूरी तरह टूट चुकी है, जिस पर सुबह सुबह की आवाज इस नॉइजी नाइट मार्केट में भी बहुत साफ और काम सुनाई देती है। उसकी आवाज में एक ऐसा मैजिक होता है जो किसी को भी काम कर दे। फिर वो सु वानकिंग को सीधा खड़ा करता है और अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर रख देता है। फिर उसे मजबूर करता है कि वो उसकी आंखों में देखे, जिस पर वो कहता है, डिजाइन ड्राफ्ट गया है तो दोबारा बन जाएगा, डेटा गया है तो वापस आ जाएगा। जब तक इंसान जिंदा है गेम खत्म नहीं होता। लेकिन सु वानकिंग की आंखें लाल हो चुकी होती हैं और उनमें आंसू भरने लगते हैं। वो कहती है, बहुत देर हो चुकी है, सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। वो 3 महीने की मेहनत थी जिसमें दर्जनों डिजाइनर्स लगे हुए थे। जिस पर सुबह सुबह तुरंत कहता है, किसने कहा कि देर हो गई। इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है, फिर जमीन पर पड़े ब्रांड बैग्स की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में वही लुक दिखाई देता है जो किसी हंटर की आंखों में अपने शिकार को देखकर आता है। फिर वो कहता है, चलो। सु वानकिंग कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कहां? जिस पर सुबह सुबह एरोगेंट स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी कंपनी। फिर वो आगे कहता है, जब ली हाओ कह रहा है कि डेटा डिस्ट्रॉय हो गया तो आज रात उसे दिखाते हैं कि रियल नर्व किसे कहते हैं। और वैसे भी आज रात गोस्ट हंटिंग गेम भी खेलते हैं। आधे घंटे बाद जियांगचेंग सीबीडी में मौजूद सु ग्रुप बिल्डिंग पूरी तरह रोशनी से भरी हुई होती है, लेकिन डिजाइन डिपार्टमेंट ऑर्डरली नहीं होता, बल्कि पूरी तरह केओस में बदल चुका होता है। पूरा ऑफिस किसी उबलती हुई खिचड़ी जैसा लग रहा होता है। दर्जनों डिजाइनर्स कंप्यूटर के सामने बैठे अपने बाल नोच रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है तो कोई गुस्से में गालियां दे रहा होता है, और बीच में ली हाओ खड़ा रहता है। वो ऐसा दिखा रहा होता है जैसे वो टेक्नीशियंस को जल्दी रिपेयर करने का ऑर्डर दे रहा हो, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अपनी वॉच पर जाती रहती है और उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी स्माइल छिपी होती है, क्योंकि वो जानता है अगर आज की रात निकल गई तो कल जैसे ही सु वानकिंग गिरती है वो पैसे लेकर तियानसेंग कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तभी अचानक ऑफिस के बाहर हलचल होने लगती है। कोई जोर से कहता है, मिस्टर सु आ गई हैं। ये सुनते ही ली हाओ तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लेता है। उसके चेहरे पर दुख और टेंशन आ जाती है। फिर वो जल्दी से आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर सु आप आ गई, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन उसकी बात वहीं रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने वैसी सु वानकिंग नहीं होती जैसी उसने सोची थी। उसे लगा था कि वो टूट चुकी होगी, रो रही होगी और पूरी तरह डेस्परेट होगी। लेकिन सु वानकिंग पूरी तरह स्ट्रेट होकर अंदर आती है। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल होती हैं, लेकिन उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और शार्प लग रहा होता है। और उसके बगल में सुबह सुबह स्पाइसी हॉट का बैग उठाए कॉन्फ्रेंस टेबल की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो बिना कुछ बोले सीधे ली हाओ की तरफ चलने लगता है, जिस पर ली हाओ उसकी आंखों को देखकर अंदर तक हिल जाता है। उसके दिल में अचानक डर भर जाता है। ली हाओ की तरफ देखकर सु कहती है, इस टाइम पर भी तुम आउटसाइडर्स को लेकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जिस पर लिन चेन ली हाओ के सामने आकर अचानक मुस्कुराता है और कहता है, डायरेक्टर ली, तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा ही हार्ड हो रही है। फिर लिन चेन सामने रखे ब्लैक कंप्यूटर्स की लाइन की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुमने कहा था कि सर्वर हैक हो गया और डेटा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। जिस पर ली हाओ मजबूरी में कहता है, ऑफ कोर्स टेक्निकल डिपार्टमेंट उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। लिन चेन हल्का सा हंसता है और कहता है, सच में? इसके बाद वो मेन कंट्रोल कंप्यूटर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चलने लगती हैं। होस्ट गॉड लेवल हैकिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है। वो लैन में परमानेंटली इन्वेड करता है, डेटा फ्लो ट्रैक करता है और नीचे का कोड रिस्टोर करने लगता है। स्क्रीन पर पहले जो सिर्फ काला और गार्बल्ड स्पेस दिख रहा होता है वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। फिर अचानक ग्रीन कोड बहुत तेजी से स्क्रीन पर चलने लगता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। पास खड़ा टेक्निकल सुपरवाइजर शॉक में कहता है, ये कैसी हैंड स्पीड है? ये तो रिवर्स ट्रैकिंग प्रोग्राम चला रहा है। 1 मिनट से भी कम टाइम में लिन चेन कीबोर्ड पर आखिरी बार हाथ मारता है, जिस पर सामने का बड़ा स्क्रीन तुरंत ऑन हो जाता है, लेकिन उस पर डिजाइन ड्राफ्ट नहीं आता। उसकी जगह सर्विलांस वीडियो और चैट रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट दिखाई देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आधा घंटा पहले ली हाओ ने सर्वर में यूएसबी लगाया था और उसके बाद वो एक आदमी को मैसेज भेज रहा होता है जिसका नाम सेव्ड होता है तियानसेंग झाओजोंग। मैसेज में लिखा होता है, काम हो गया, डेटा डिलीट कर दिया है। सु वानकिंग जैसी बेवकूफ औरत अब खत्म है। यह देखते ही पूरा ऑफिस शॉक में चला जाता है। सारे डिजाइनर्स की नजरें ली हाओ पर टिक जाती हैं, जैसे उसकी तरफ नाइफ्स चल रही हों। ली हाओ का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है, उसके माथे से पसीना बहने लगता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। फिर वो हकलाते हुए कहता है, ये फेक है। मिस्टर सु, आप मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगी? लेकिन सु वानकिंग उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखती है। उसका दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा करके कहती है, इसे बाहर निकालो, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। जिस पर गार्ड्स, जो पहले से ही गुस्से में होते हैं, तुरंत ली हाओ को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। ली हाओ चिल्लाता है, सु वानकिंग, तुम मुझे अरेस्ट करने की हिम्मत करती हो। मेरे डिजाइन टीम के बिना तुम कल खत्म हो जाओगी। मैं देखता हूं तुम कैसे टर्न द टेबल्स करती हो।
और फिर भी जब उसे घसीट कर बाहर ले जाया जा रहा होता है तब भी वो पागलों की तरह हंसता रहता है। हालांकि मोल पकड़ा जा चुका होता है और सबका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ब्लूप्रिंट फिर भी गायब रहता है, जिस पर ऑफिस में एक बार फिर साइलेंस छा जाता है। कुछ देर बाद टेक्निकल सुपरवाइजर धीरे से पूछता है, वो अगर आप मॉनिटरिंग रिस्टोर कर सकते हैं तो क्या ब्लूप्रिंट भी वापस आ सकता है? जिस पर सुबह सुबह सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सुनते ही सबका दिल बैठ जाता है, लेकिन तभी सुबह सुबह का मूड अचानक बदल जाता है। वो कॉन्फ्रेंस टेबल की मेन सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो मालातांग का बॉक्स खोलता है, आराम से एक बाइट खाता है और कैजुअली कहता है, वैसे भी वो गार्बेज डिजाइन ड्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए तो अच्छा ही हुआ। उस लेवल की चीज लेकर बिडिंग में जाना खुद की इंसल्ट करवाने जैसा था। ये सुनते ही डिजाइन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? वो हमारी 3 महीने की मेहनत थी। लेकिन सुबह सुबह उसकी बात इग्नोर कर देता है। फिर वो सु वैनकिंग की तरफ देखकर पूछता है, तुम्हारे पास ब्रश और पेपर है? सु वैनकिंग कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में रह जाती है। फिर वो बिना कुछ सोचे अपना टैबलेट और स्टाइलस उसे दे देती है और पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? जिस पर सुबह सुबह स्टाइलस हाथ में लेकर उसे उंगलियों में घुमाता है और कहता है, तुम लोग जिसे मेहनत समझते हो, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल आर्ट क्या होती है। उसी वक्त उसके दिमाग में सिस्टम मॉल फिर से खुल जाता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि होस्ट के सामने गॉड लेवल डिमांड है। फ्यूचर टॉप एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव ड्राइंग 2035 वर्जन, प्राइस 10 मिलियन, एक्सचेंज। जिस पर सुबह सुबह बिना सोचे एक्सचेंज चुन लेता है। अगले ही पल उसकी आंखों में इस दौर से बहुत आगे की काउंटलेस इमेजेस भर जाती हैं। कलर्स, लाइंस, कॉम्पोजिशन, सब कुछ। वो एक ऐसा विजुअल इम्पैक्ट होता है जो फ्यूचर से आया हुआ लगता है। फिर वो सिर झुकाकर टैबलेट पर ड्रॉ करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले 1 घंटे में सु ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में मौजूद हर इंसान की दुनिया बदल जाती है। जिस आदमी को वो अभी तक एक डिलीवरी मैन समझ रहे थे, वो अब किसी ह्यूमन प्रिंटर जैसा लग रहा होता है। उसकी हैंड स्पीड इतनी तेज होती है कि उसकी उंगलियों की आफ्टरमेज तक दिखने लगती है। स्क्रीन पर एक के बाद एक डिजाइन बनते जाते हैं। लाइट, शैडो, पर्सपेक्टिव और कलर्स का यूज इतना अलग और पावरफुल होता है कि सबकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग टूट जाती है। कोई धीरे से कहता है, ये साइबर पंक और नेशनल स्टाइल का परफेक्ट मिक्स है। दूसरा शॉक में बोलता है, ये लाइट इफेक्ट, ओह माय गॉड, ये मास्टरपीस है। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर अभी कुछ देर पहले सुबह सुबह पर चिल्ला रहा था, वही अब उसके बगल में खड़ा होकर उसे पानी पिला रहा होता है। फिर जब आखिरी की विजुअल पूरा होता है, सुबह सुबह स्टाइलस नीचे रख देता है और अपनी रिस्ट को हल्का सा रब करता है। स्क्रीन पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिसका नाम होता है रीबर्थ। पोस्टर में टूटे हुए वेस्टलैंड के बीच बारिश में एक मैकेनिकल रोज खिल रहा होता है और उसके सामने खड़ा विगिलांटे बहुत हद तक सुबह सुबह जैसा दिख रहा होता है। साथ ही वो किसी डेस्परेट हालत में खड़ी सु वैनकिंग जैसा भी लगता है, जिस पर सु वैनकिंग स्क्रीन को देखती रहती है और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगते हैं। फिर वो धीरे से सिर घुमाकर सुबह सुबह की तरफ देखती है। वो आदमी जिसने अभी उसकी पूरी दुनिया बचा दी, आराम से बैठकर ठंडी हो चुकी मालातांग खा रहा होता है। उसी पल उसके दिल की आखिरी दीवार भी टूट जाती है, लेकिन सुबह सुबह बिना उसकी तरफ देखे कहता है, इतनी जल्दी इमोशनल मत हो। फिर वो एक और बाइट खाता है, खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। फिर वो कहता है, अब नेक्स्ट स्टेप का टाइम है। कल सुबह की बिडिंग मीटिंग में मैं तियानसिंग कैपिटल को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। बस कॉन्फिडेंस रखो। क्यों नहीं करोगी? अगर हार भी गए तो ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ फूड डिलीवरी करने चलूंगा। जिस पर सुबह सुबह हंसने लगता है। फिर वो कहता है, लेकिन डिलीवरी वाला काम शायद नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो थोड़ा झुकता है, सु वैनकिंग के कान के पास आता है और धीरे से कहता है, क्योंकि मेरी को पायलट सीट पर सिर्फ मालिकन बैठ सकती है। जियांगचेंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में सुबह की धूप बड़े ग्लास सीलिंग पर पड़ती है और वहां से एक ठंडी और सीरियस लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है। आज जियांगचेन न्यू एरिया के फ्यूचर सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की फाइनल बिडिंग का दिन होता है। ये कई बिलियन की ऐसी डील होती है जो डिसाइड करेगी कि अगले 10 साल तक जियांगचेन का कमर्शियल किंग कौन बनेगा। पार्किंग लॉट लग्जरी कार्स से भरा हुआ होता है। तभी सिल्वर, ग्रीन और ब्लू कलर की एक बेहद एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार वीआईपी पार्किंग स्पेस में दबंग तरीके से आकर रुकती है, यहाँ तक कि वो पार्किंग लाइन के ऊपर भी चढ़ जाती है। फिर उसकी सिजर डोर ऊपर उठती है और उसमें से व्हाइट सूट पहना हुआ एक आदमी बाहर आता है। वो होता है जो यूतियान। उसके बाल थोड़े कम होते हैं, लेकिन एटीट्यूड पूरा आसमान छू रहा होता है। इसी आदमी ने इस बार एसयू ग्रुप को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की होती है और उसके पीछे ली हाओ भी खड़ा होता है, जो कल रात ही बेल पर बाहर आया होता है। जिस पर ली हाओ तुरंत कहता है, जोशाओ, अब आप टेंशन मत लीजिए, सो फैमिली की तरफ से सब खत्म हो चुका है। उसकी आंखों के नीचे बड़े डार्क सर्कल्स होते हैं। चेहरे की सूजन भी अभी तक पूरी तरह नहीं गई होती, लेकिन उसकी आंखों में अजीब एक्साइटमेंट होती है। फिर वो कहता है, मैंने खुद अपने हाथों से डेटा डिलीट किया था, यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्लेट भी डिस्ट्रॉय कर दी। जब तक कोई भगवान धरती पर ना उतर आए, सो वॉनकिंग आज सिर्फ खाली हाथ ही आएगी। यह सुनकर झो यूतियान अपनी टाई ठीक करता है और उसके चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आ जाती है। फिर वो कहता है, बहुत अच्छा, जब सु फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी तब उस घमंडी सु फैमिली वाली औरत को मैं अपने पास रखूंगा। उसी वक्त एक ब्लैक ऑडी धीरे धीरे पार्किंग में आकर रुकती है। वो
सु वैन किंग की कार होती है, लेकिन आसपास खड़ी सुपरकार्स के सामने ये कार काफी लो की और थोड़ी सी पुरानी लगती है, जिस पर झो यूतियान सीटी बजाता है और ली हाओ को साथ लेकर कार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो जोर से कहता है, अरे ये तो हमारी सु ब्यूटी है। कार का डोर खुलता है और सु वैन किंग बाहर उतरती है। एक रात की टेंशन और चेंज के बाद आज वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है। उसने नीट सियान कलर का प्रोफेशनल सूट पहना होता है, जो उसकी ऑलरेडी स्लिम फिगर को और भी ज्यादा हाईलाइट कर रहा होता है। उसकी आंखों में अब कल वाली बेचैनी नहीं होती, उसकी जगह एक ठंडा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और उसके पीछे ड्राइवर साइड से सुबह सुबह बाहर आता है। आज उसने भी स्पेशली डार्क ग्रे बिजनेस कैजुअल क्लॉथ्स पहने होते हैं ताकि वो सु वैन किंग के साथ मैच कर सके। उसके हाथ में एक सिल्वर मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर वही गोल्ड लेवल मास्टरपीस रखा होता है, लेकिन वो झो यूतियान की तरफ देखता तक नहीं, जिस पर झो यूतियान का चेहरा तुरंत खराब हो जाता है। फिर वो ताना मारते हुए कहता है, सु वैन किंग, तुम तो मरने वाली हालत में भी एटीट्यूड नहीं छोड़ती। सुना है कल रात तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट में सब रो रहे थे, यहाँ तक कि सर्वर भी उड़ गया। इसके बाद वो और करीब आता है और कहता है, तो क्या हुआ, आज यहाँ सीधे सरेंडर करने आई हो या फिर मुझसे रिक्वेस्ट करोगी कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूं? फिर उसकी नजर सु वैन किंग के पूरे बॉडी पर जाती है और वो धीरे से कहता है, असल में अगर तुम आज रात मेरे रूम में आ जाओ तो मैं तुम्हारी कंपनी की कीमत थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। यह सुनते ही सु वैन किंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक हाथ अचानक सामने आता है और झो यूतियान के सामने वेव करता है। सुबह सुबह सु वैन किंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक हाथ पॉकेट में होता है और उसकी आंखों में ठंडा लुक होता है। फिर वो कहता है, तू किसकी तरफ ऐसे देख रहा है? झो यूतियान गुस्से में उसकी तरफ उंगली करके कहता है, तू कौन है? यहाँ बोलने की तेरी औकात है? एक ड्राइवर होकर? जिस पर बगल में खड़ा ली हाओ तुरंत कहता है, जो शाओ, यही वो डिलीवरी वाला है, इसी ने कल रात हमारा काम खराब किया था। यह सुनते ही झो यूतियान जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है, डिलीवरी बॉय? सु वैन किंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम एक डिलीवरी बॉय को लेकर बिडिंग में आई हो? क्या जजेस को स्पाइसी हॉट खिलाने वाली हो? हाँ हाँ हाँ। आसपास से गुजर रहे दूसरी कंपनीज के लोग भी ये सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल काम रहता है। फिर वो अपने गोल्ड प्यूपिल एक्टिवेट करता है। उसकी नजरों के सामने तुरंत झो यूतियान की इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। स्टेट, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, पर्सनल बैलेंसिंग्स, बिडिंग रिजर्व प्राइस डॉक्यूमेंट राइट पॉकेट में, एक बॉटल ब्लू पिल्स और सबसे इंपॉर्टेंट चीफ जज प्रोफेसर झांग के साथ रिश्वत की डील, पासवर्ड नाक को टच करना, ट्रांसफर रिकॉर्ड एनक्रिप्टेड मोबाइल फोन में। यह देखते ही सुबह सुबह एक कदम आगे बढ़ता है। फिर वो झो यूतियान के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, कल रात जो ब्लू पिल खाई थी वो एक्सपायर्ड तो नहीं थी? इसके बाद वो और धीरे से कहता है, और प्रोफेसर झांग जैसे बूढ़े आदमी को सिर्फ थोड़े पैसे देकर खरीदने की कोशिश मत करना, उसका पेट बहुत बड़ा है, ध्यान रखना कहीं तुम खुद ही फंस ना जाओ। यह सुनते ही झो यूतियान के चेहरे की हंसी उसी वक्त गायब हो जाती है। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस लड़के को ब्लू पिल के बारे में कैसे पता और प्रोफेसर झांग की बात भी इसे कैसे मालूम है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सुबह सुबह सु वैन किंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है और झो यूतियान वहीं खड़ा रह जाता है जैसे कोई बेकार का गार्बेज हो। जिस पर सु वैन किंग एलिवेटर में जाते हुए क्यूरियस होकर पूछती है, उसका फेस इतना अजीब क्यों हो गया था? सुबह सुबह हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं, बस उसका फ्यूचर देख लिया। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है, मिस्टर सु, बाद में बस अपना पीपीटी ठीक से बोल देना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पूरा माहौल एकदम डेड होता है और पांचों जजेस रोस्ट्रम पर बैठे होते हैं, जिस पर बीच में बैठे बूढ़े झो यूतियान ली हाओ को लेकर स्टेज पर आता है। हालांकि उसे सुबह सुबह ही बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन घर पहुंचते ही झो यूतियान फिर से अपना वही एरोगेंट और डोमिनेटिंग अंदाज अपना लेता है। फिर वो कहता है, डियर जजेस गेस्ट्स, जिस पर झो यूतियान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट करना शुरू करता है और कहता है कि तियानसिंग कैपिटल जो प्लान लेकर आया है उसका नाम है अर्बन ओएसिस। इसके बाद पीपीटी के साथ वो आगे बताता है कि हम एक ऐसा स्काई गार्डन बनाएंगे जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करेगा, जिस पर ट्रांसलेशन के साथ ही स्क्रीन पर फूलों का एक बड़ा सीन नीचे आता है। यह देखकर सु वैन क्वीन का चेहरा तुरंत बदल जाता है, क्योंकि यह उनका ओरिजिनल प्लान होता है, जिस पर वह अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचती है कि उसकी उंगलियों के जॉइंट्स तक सफेद पड़ जाते हैं। और फिर पता चलता है कि हालांकि ली हाओ ने सु फैमिली की ओरिजिनल फाइल्स डिलीट कर दी थी, लेकिन उसने बैकअप हार्डवेयर जो यूतियान को दे दिया था, जिस पर अभी का यह अर्बन ओएसिस सिर्फ नाम बदलने के अलावा पूरी तरह उसी पुराने सु ग्रुप वाले डिजाइन ड्राफ्ट जैसा लगता है। जिस पर सु वैन किंग दांत पीसते हुए धीरे से कहती है, कितने शेमलेस हैं ये लोग। फिर स्टेज पर ली हाओ कीनोट स्पीकर बनकर बोलना शुरू करता है। वह कहता है, यह मर्फी कलर डांस और यह डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर वाला एयर कॉरिडोर हमारा ओरिजिनल पैटेंट है। जिस पर वो आगे ग्लास और वुडन वॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह वॉल फोटोसिंथेसिस फंक्शन के साथ आती है और यह भी हमारा एक्सक्लूसिव ओरिजिनल है। यह सुनकर सुबह से चुप बैठा आदमी हल्की सी हंसी हंसता है। फिर वह
अपना मोबाइल निकालता है और जल्दी जल्दी स्क्रीन पर कुछ टैप करने लगता है, जिस पर उसके फोन में सिस्टम कमांड दिखता है, इन्वेड वेन्यू प्रोजेक्शन सिस्टम सक्सेसफुली कनेक्टेड। इसके बाद वह मन ही मन कहता है, अगर तुम लोग प्लेजराइज्म खेलना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें इसका रियल मतलब समझाता हूँ। उधर स्टेज पर ली हाओ पूरे क्लाइमैक्स के साथ स्पीच देता रहता है। वह कहता है, ये हमारे टीम की 6 महीने की मेहनत है, ये बिल्कुल यूनिक है। लेकिन तभी अगले ही पल बड़ा स्क्रीन अचानक फ्लैश करता है और फिर वह 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिस पर लेफ्ट साइड में वही अर्बन ओएसिस का प्लान दिखता है और राइट साइड में 3 महीने पहले का एसयू ग्रुप का इंटरनल मीटिंग वीडियो चलने लगता है। वीडियो पर क्लियर टाइम स्टैम्प दिखाई देता है और पिक्चर में सु ग्रुप की डिजाइन टीम ठीक वही ड्राइंग्स डिस्कस करती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि कलर स्कीम भी बिल्कुल सेम होती है। ये देखकर ऑडियंस में तुरंत शोर मचने लगता है। कोई कहता है, ये तो सीधा चोरी है, और कोई बोलता है, इतनी बड़ी कंपनी होकर तियानसिंग कैपिटल ऐसा काम करती है। जिस पर स्टेज पर खड़ा ली हाओ ऐसे फ्रीज हो जाता है जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसकी आवाज अचानक रुक जाती है और वह डर के साथ बड़े स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। फिर उसके माथे से ठंडा पसीना निकलने लगता है, जो कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी पीठ भिगो देता है। वह घबराकर चिल्लाता है, क्या हो रहा है? स्क्रीन किसने कट किया? इसे बंद करो, जल्दी बंद करो। जिस पर झो यूतियान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत कंट्रोल कंसोल की तरफ भागता है और टेक्नीशियन पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? बिलीव इट और नॉट, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन कंसोल पर बैठा टेक्नीशियन पूरी तरह शॉक्ड दिखाई देता है, जिस पर वह घबराते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर कंट्रोल में नहीं है, लगता है सिस्टम हैक हो गया है। और फिर इससे पहले कि वे लोग जल्दी में पावर निकाल पाते, उसी वक्त बड़े स्क्रीन पर अचानक खून जैसे लाल रंग के बड़े बड़े वर्ड्स उभर आते हैं। चोर का ट्री चाहे जितना बड़ा हो जाए, उसका रूट हमेशा सड़ा हुआ ही होता है। जिस पर नीचे एक और लाइन आती है, तुम लोग ओरिजिनल नहीं बना सकते, इसलिए सिर्फ गार्बेज उठाना जानते हो। इसके बाद पूरा स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाता है और कुछ सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऑडियंस में बैठा वही आदमी आराम से अपना फोन छुपा देता है और फिर सु वॉन्किन के दिए हुए मिंट कैंडी को खोलकर खाने लगता है, जिस पर सु वॉन्किन अभी भी स्क्रीन की तरफ देखते हुए स्टंड रह जाती है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या इसे ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट मान सकते हैं? जिसके जवाब में वह आदमी कैंडी चबाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, इसे एक्सीडेंट नहीं, हॉट सीन कहते हैं। फिर वह धीरे से उसकी तरफ देखकर कहता है, देखो, प्रोफेसर का फेस पूरा ग्रीन हो गया है। जिस पर सच में जजेस की सीट पर बैठे प्रोफेसर जांग का चेहरा पूरी तरह उतर चुका होता है। असल में उसने पहले ही तियानशिंग कैपिटल को हाई स्कोर देने के लिए पैसे ले लिए थे, लेकिन अब जब प्लेजराइज्म का एविडेंस सैकड़ों लोगों के सामने आ चुका होता है, तो अगर वह फिर भी उन्हें सपोर्ट करता तो अगले ही दिन उसकी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाती। जिस पर वह मजबूरी में माइक उठाता है और हकलाते हुए कहता है, तियानसिंग कैपिटल का प्लान फिलहाल सीरियस कंट्रोवर्सी में है, इसलिए इसे टेम्परेरीली होल्ड किया जाता है। अगला नंबर सु ग्रुप का है। यह सुनते ही झो यूतियान की हालत और भी खराब हो जाती है। फिर वह शर्मिंदगी के साथ स्टेज से नीचे उतरता है, लेकिन नीचे आते ही उसकी नजर सीधे सुबह वाले आदमी पर टिक जाती है, जिस पर वह उसे ऐसे घूरता है जैसे कोई जहरीला स्नेक अपने शिकार को देख रहा हो। फिर वह दांत पीसते हुए कहता है, बॉय, ये सब तुमने किया है ना? रुको, इस हॉल के बाहर निकलने दो, फिर मैं तुम्हें सड़क पर चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके जवाब में वह आदमी सिर तक नहीं उठाता। फिर वह बिल्कुल आराम से कहता है, क्या मदद मांगने का यही तरीका होता है? जिस पर वह आगे कहता है, और हाँ, बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा टिश्यू साथ ले आना, मुझे डर है कि तुम रोते हुए बहुत अगली लगोगे। यह सुनकर झो यूतियान का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। फिर सु वॉन्किन गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे अपनी सीट से उठती है, जिस पर ऑडियंस में बैठे सभी लोगों की नजर अब उसी पर टिक जाती है। किसी की नजर में सिंपैथी होती है, किसी की नजर में तमाशा देखने की एक्साइटमेंट, और कुछ लोग अभी भी उस क्रैश की वजह से डाउट में होते हैं। इसके बाद सु वॉन्किन स्टेज पर चलकर आती है, लेकिन उसके हाथ में ना कोई यूएसबी ड्राइव होती है और ना ही कोई पेपर मटेरियल। वह बस स्टेज के बीचों बीच जाकर शांत खड़ी हो जाती है, जिस पर ऊपर से पड़ती लाइट उसे बिल्कुल ऐसी दिखाती है जैसे कोई क्वीन क्राउन पहनने वाली हो। फिर वह कोल्ड और फर्म आवाज में कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अभी जो अर्बन ओएसिस देखा, वह सच में कभी एसयू ग्रुप का एक ड्राफ्ट था। जिस पर वह हल्की सी रुकती है और फिर कहती है, लेकिन वह अब सिर्फ एक वीक स्क्रैप ड्राफ्ट है। ऑडियंस यह सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह आगे कहती है, क्योंकि वह बहुत बैकवर्ड है। यह सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि भले ही उस प्लान पर प्लेजराइज्म का आरोप लगा हो, लेकिन वह फिर भी फर्स्ट क्लास लेवल का माना जाता है। जिस पर सु वॉन्किन बिना डरे आगे कहती है, आप सबका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर वह स्टेज के किनारे बैठे उस आदमी की तरफ देखती है, जिस पर उसके हाथ में वही पोर्टेबल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर होता है जिसे उसने मॉल से खरीदा था। यह 2035 वर्जन का प्रोजेक्टर होता है, जिसकी कीमत पूरे 50 लाख होती है। इसके बाद वह आदमी प्रोजेक्टर को स्टेज के बीच में रख देता है, जिस पर ऑडियंस में बैठे लोग अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर देखने लगते हैं। कोई कहता है, ये क्या है?
और कोई पूछता है क्या ये कोई नया डिवाइस है, लेकिन अगले ही सेकंड प्रोजेक्टर से एक गहरी नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती है और फिर चारों तरफ फैलने लगती है, जिस पर पूरा कन्वेंशन सेंटर जो अभी तक ब्राइट लाइट से भरा हुआ था अचानक अंधेरे में डूब जाता है और फिर उसकी जगह हवा में एक बहुत बड़ा बिल्कुल रियल लगने वाला वर्चुअल सिटी उभरने लगता है। अब वहां कोई बोरिंग पीपीटी नहीं होती, बल्कि पूरा शहर लोगों की आंखों के सामने जिंदा होकर तैरता हुआ दिखाई देता है। अब यह कोई फ्लैट रेंडिंग नहीं होता, बल्कि वहां बैठे हर इंसान को ऐसा फील होता है जैसे वो अचानक टाइम और स्पेस क्रॉस करके किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में पहुंच गया हो। चारों तरफ अलग अलग स्टाइल की बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, ऊपर बड़े बड़े नियॉन साइन लगातार फ्लैश कर रहे होते हैं और बिल्डिंग्स के बीच एंटी क्रॉड एयर ट्रैक्स तेजी से गुजर रहे होते हैं। हर ब्रिक, हर टाइल साफ दिखाई देती है और यहाँ तक कि सड़क पर चलते वर्चुअल लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन भी क्लियरली नजर आते हैं। और फिर इस सबके आखिर में एक मैकेनिकल फ्लावर जैसी बिल्डिंग धीरे धीरे घूमती हुई दिखाई देती है, जिस पर कोई शॉक होकर कहता है, ओ माय गॉड, ये क्या टेक्नोलॉजी है। फिर कोई और बोलता है, ये सु ग्रुप का नया प्लान है। और एक आदमी अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ, यह होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जिस पर कोई और हैरानी से बोलता है, ये तो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का सीन लग रहा है। फिर ऑडियंस में बैठे लोग आपस में बात करने लगते हैं। इस डिजाइन के सामने अभी वाला अर्बन ओएसिस तो किसी गांव के छोटे से घर जैसा लगता है। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, जिस पर रिपोर्टर्स पागलों की तरह फोटो लेने लगते हैं। उनके कैमरों की शटर लगातार चलती है और फ्लैश की लाइट पूरे हॉल को बार बार चमका रही होती है। फिर सु वॉन क्वीन उस बड़े वर्चुअल लोटस फ्लावर के बीच खड़ी दिखाई देती है। वह बिल्कुल किसी फेयरी की तरह लग रही होती है, जिस पर वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे से उस वर्चुअल इंटरफेस को टच करती है। अगले ही पल पूरा बिल्डिंग इंस्टेंट टूटकर अलग हो जाता है और फिर दोबारा खुद को रीऑर्गेनाइज करने लगता है, जिस पर उसके अंदर का कार्बन बिजनेस सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम और रिस्क मॉडल एक एक करके सामने दिखाई देने लगता है। फिर तीनों तरफ से सु वॉनकिन की आवाज गूंजती है। वह कहती है, हम फ्यूचर का इंतजार नहीं करते, हम फ्यूचर क्रिएट करते हैं। यह सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। यह किसी सिंपल जीत जैसा नहीं लगता, बल्कि सीधा सामने वाले को क्रश कर देने जैसा लगता है, जिस पर अभी तक सु ग्रुप में कमी निकालने वाला प्रोफेसर झांग भी शॉक होकर अपनी सीट पर बैठा रह जाता है। उसका मुंह पूरा खुला रह जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसके दांत तक गिर जाएंगे, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा होता है वह किसी मिरेकल से कम नहीं लगता। और अब अगर वह इसके खिलाफ एक शब्द भी बोलता तो ऑडियंस उसे वहीं फाड़ डालती। फिर एक जज एक्साइटेड होकर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और जोर से ताली बजाते हुए कहता है, मैं इसे फुल मार्क्स देता हूँ, ये कोई प्लान नहीं, एक आर्ट वर्क है। जिस पर दूसरा जज भी खड़ा होकर बोलता है, ये डिजाइन नहीं, पूरा नया एरा है। और फिर पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं। प्रोफेसर झांग ये देखकर समझ जाता है कि अब सब खत्म हो चुका है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो या कितने भी कॉन्टैक्ट्स हों, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कुछ काम नहीं आने वाला। फिर सु वॉनकिन ऑडियंस में बैठे उन लोगों को देखती है जो अब पूरी तरह एक्साइटेड हो चुके होते हैं। उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं, जिस पर वह धीरे से स्टेज के किनारे खड़े उस आदमी की तरफ देखती है। वह आदमी अभी भी शैडो में खड़ा होता है और अपने हाथ में रखा 500 रुपए वाला क्रिस्टल घुमा रहा होता है। फिर वह उसकी तरफ देखकर आंख मारता है और होंठों से धीरे से कहता है, बॉस लेडी वी पंच। इसके बाद बिडिंग खत्म हो जाती है और सु ग्रुप एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट जीत जाता है। यह खबर बाहर आते ही सु ग्रुप का स्टॉक, जो पहले नीचे गिर चुका था, अचानक सीधा ऊपर चढ़ जाता है। कन्वेंशन सेंटर के बाहर सु वॉनकिन को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। कोई पूछता है, मिस सु, क्या यह होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने खुद बनाई है? जिस पर दूसरा रिपोर्टर पूछता है, उस डिजाइन का मेन डिजाइनर कौन है? और फिर कोई बोलता है, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकती हैं? लेकिन सु वॉनकिन भीड़ में लगातार किसी को ढूंढ रही होती है, क्योंकि इस पूरी जीत का सबसे बड़ा रीजन इस वक्त वहां होता ही नहीं है। फिर सीन कन्वेंशन सेंटर के पीछे जाता है। वहां सुबह वाला आदमी दीवार के सहारे खड़ा होता है और आराम से सिगरेट पी रहा होता है। उसके सामने दो लोग घुटनों के बल बैठे होते हैं। एक ली हाओ होता है, जिसका चेहरा सूज चुका होता है, और दूसरा झाओ युतियन होता है, जो डर के मारे कांप रहा होता है। उन दोनों के चारों तरफ काले सूट और सनग्लासेस पहने दर्जन भर लोग खड़े होते हैं और अब वे सब उसी आदमी के लोग होते हैं, जिस पर उनके बीच खड़ा ब्रदरहुड तेजस्पशहुडा आगे बढ़ता है। वह अब सिक्योरिटी टीम का कैप्टन होता है। फिर जो युतियान कांपते हुए बोलता है, लिंग शाओ, ग्रैंडपा लिंग, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन उसके अगले ही पल उसकी नजर ब्रदर हु के हाथ में पकड़ी स्टील पाइप पर जाती है, जिस पर वह इतना डर जाता है कि लगभग रोने लगता है। फिर वह जल्दी से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जो फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। जिस पर वह आदमी धीरे से स्मोक का रिंग बाहर निकालता है और फिर उसके सामने बैठ जाता है। इसके बाद वह अपने लाखों के शूज से झो यूशन के चेहरे को हल्के से छूता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? फिर वह एक चेक निकालता है और सीधा उसके चेहरे पर फेंक देता है, जिस पर जाओ युतियान नीचे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उस चेक पर पूरे 10 मिलियन लिखे होते हैं।
फिर वह आदमी कहता है, यह 10 मिलियन है, इसे उस मेंटल डैमेज की कंपेंसेशन समझ लो जो तुमने मुझे डिलीवरी बॉय कहकर किया था। जिस पर जो यूतियान कंफ्यूजस होकर पूछता है, मतलब आप मुझे पैसे दे रहे हैं? वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, ये तुम मुझे दोगे। फिर वह आगे कहता है, क्योंकि मुझे लोगों का पैसा देना पसंद नहीं, लेकिन लोगों का मुझ पर पैसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद वह जोर से बोलता है, ब्रदर हु, इसे IOU लिखना सिखाओ और इंटरेस्ट वही लगाना जो मकाऊ वाले लगाते हैं। जिस पर ब्रदर हु हंसते हुए आगे आता है और कहता है, ठीक है लिंगशाओ, इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर वह आदमी वहां से मुड़कर बाहर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह गली से बाहर आता है उसका फोन बजने लगता है, जिस पर स्क्रीन पर सु वॉनकिन का नाम दिखाई देता है। वह कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से सु वॉनकिन की आवाज आती है। वह कहती है, तुम कहाँ हो? सेलिब्रेशन पार्टी शुरू होने वाली है, अगर तुम नहीं आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी आवाज में पहली बार डिपेंडेंस और सरेंडर साफ सुनाई देता है, लेकिन वह आदमी दूर देखते हुए कहता है, पार्टी तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ऐसे मौके पसंद नहीं है। फिर उसकी नजर सामने सी BD बिल्डिंग पर चल रहे SU ग्रुप के बड़े एडवर्टाइजमेंट पर जाती है, जिस पर वह धीरे से कहता है, और हाँ, हमारा एग्रीमेंट मत भूलना, तुम्हारी कार की को पायलट सीट अभी भी मेरे लिए रिजर्व्ड है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहता है। फिर अचानक सु वॉनकिन धीरे से कहती है, मुझे कोई को पायलट नहीं चाहिए। जिस पर वह आगे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ के ड्राइवर बनो, हमेशा के लिए। क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर वह आदमी कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है, क्योंकि यह लगभग कन्फेशन जैसा होता है। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह मन ही मन सोचता है, यह आइसबर्ग जैसी वुमन प्रेसिडेंट आखिरकार पिघल ही गई। उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये आइस क्वीन थोड़ा जल्दी पिघल रही है। और तभी जैसे ही वह उसे थोड़ा टीज करने वाला होता है, उसके दिमाग में सिस्टम की तरफ से अचानक एक तेज रेड अलार्म बजने लगता है। वार्निंग वार्निंग, होस्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा यूज कर रहा है, जिसकी वजह से डार्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट हो गई है। S क्लास क्राइसिस आने वाली है। वर्ल्ड की सबसे डेंजरस किलर ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक मम्बा अब एक $100 मिलियन की बोंटी लेकर उसके पीछे आ रही है, और ये ऑर्डर दिया है जाओ फैमिली के हेड जाओ यूतियन के फादर ने। जिस पर सिस्टम आगे बताता है कि 30 मिनट बाद असैसिनेशन की पहली वेव पहुंचने वाली है। यह सुनते ही उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, उसकी आंखों की गर्माहट खत्म हो जाती है और उसकी जगह खतरनाक किलिंग इंटेंट आ जाता है। फिर वह धीरे से कहता है, जो फैमिली का बूढ़ा कुत्ता भी आखिर मैदान में आ ही गया, छोटे को पीटा तो अब बड़ा खुद आ गया। इसके बाद वह फोन पर सु वॉनकिन से कहता है, वॉनकिन, सेलिब्रेशन पार्टी कैंसिल करो, अभी तुरंत घर जाओ, सारे डोर्स और विंडोज लॉक कर लो और ब्रदर हु के सारे लोगों को अपनी विला पर भेज दो। यह सुनकर सु वॉनकिन की आवाज तुरंत घबरा जाती है। वह पूछती है, क्या हुआ? जिस पर वह दूर आसमान में उड़ते हुए ब्लैक हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी गंदगी साफ करनी है। फिर वह धीरे से कहता है, इस बार मैं पूरे जियांग चेनक के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को बता दूंगा कि रियल किंग कौन है। उधर जियांगचेंग का CBD अभी भी पूरी तरह जगमगा रहा होता है। नियॉन लाइट्स पूरे रात के आसमान को पर्पल और रेड रंग में बदल रही होती हैं, लेकिन कन्वेंशन सेंटर के पीछे वाले पुराने डेमोलिशन एरिया में पूरा माहौल अलग होता है। वहां की हवा तक जम चुकी लगती है। जिस पर वह ब्लैक हेलीकॉप्टर सीधा अटैक नहीं करता, वह कुछ देर तक आसमान में गोल गोल घूमता रहता है और फिर करीब 1000 मीटर दूर एक टूटी हुई बिल्डिंग की छत पर जाकर रुक जाता है और सुबह वाला आदमी अकेला उस सुनसान सड़क के बीच खड़ा होता है। उसकी उंगलियों में पकड़ी सिगरेट अब लगभग खत्म हो चुकी होती है। फिर वह धीरे से कहता है, बाहर आ जाओ। जिस पर वह आगे कहता है, ब्लैक मम्बा जैसी दुनिया की टॉप किलर और ऑर्गेनाइजेशन होकर भी तुम लोग अंधेरे में छिपे चूहों की तरह बिहेव कर रहे हो। उसके इतना कहते ही अचानक हवा को चीरती हुई एक बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अगले ही पल वह स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट से मारा जा चुका होता, लेकिन वह नॉर्मल इंसान नहीं होता। उसकी गोल्डन विजन में वह बुलेट बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देती है, जैसे कोई चीज हवा में रेंग रही हो। फिर वह बिना बॉडी हिलाए बस अपना सिर थोड़ा सा साइड में करता है, जिस पर बुलेट उसके कान के पास से निकल जाती है। उसका मूवमेंट इतना छोटा होता है कि कोई नोटिस भी नहीं कर सकता, लेकिन उसी समय उसकी नजर 500 मीटर दूर एक बिलबोर्ड के पीछे छिपे स्नाइपर पर जाकर टिक जाती है। उधर स्नाइपर अपनी स्कोप से उसे देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उससे मिलती है, उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट जाता है। फिर वह जल्दी से रेडियो पर बोलता है, कैप्टन, टारगेट नंबर 1 ने बुलेट डोड कर दी। जिस पर वह घबराकर आगे कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ये M200 स्नाइपर राइफल है, 500 मीटर से कोई इसे कैसे डोड कर सकता है। तभी उसके ईयरपीस में कैप्टन की ठंडी आवाज आती है, चुप रहो, सब लोग मूव करो। अगले ही पल 12 ब्लैक मम्बा किलर्स चारों तरफ से बाहर आते हैं। उन सब ने फुल टैक्टिकल आर्मर पहना होता है। उनके हाथों में साइलेंसर वाली गन और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ब्लेड होती है, और फिर वे सब बिना आवाज किए भेड़ियों की तरह उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन वह आदमी बीच में खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की एक्साइटमेंट दिखाई देती है। फिर वह सिस्टम से कहता है, मुझे कुछ खरीदना है। जिस पर सिस्टम तुरंत जवाब
देता है, होस्टेस लेवल कॉम्बैट एनवायरनमेंट में है, मॉल रिकमेंडेशन एक्टिवेट हो चुकी है, एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड, वन टाइम यूज, प्राइस 50 मिलियन, न्यूक्लियर बम छोड़कर हर अटैक को 10 मिनट तक रोक सकता है, टर्मिनेटर रिप्लेसमेंट कार्ड, 1 आवर, प्राइस 100 मिलियन, लेवल 8 ग्रैंड मास्टर परमानेंट स्किल, प्राइस 200 मिलियन, टेलीकिनेसिस कंट्रोल अटैक, प्राइस 500 मिलियन। यह देखकर वह हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, मैं तीसरा वाला चूज करता हूं, जिस पर सिस्टम की आवाज आती है, 200 मिलियन डिडक्ट हो चुके हैं, लेवल 8 ग्रैंड मास्टर इंस्टॉल किया जा रहा है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक खतरनाक गर्मी फैल जाती है, उसकी बोन्स और मसल्स अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उसका पूरा बॉडी इंस्टेंटली टाइटन होने लगता है, और तभी सबसे आगे खड़े 2 किलर्स उस पर अटैक कर देते हैं। उनके हाथ में वाइब्रेशन ब्लेड चमक रही होती है, एक लेफ्ट से आता है और दूसरा राइट से, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी खुद की ठंडी आवाज गूंजती है, बहुत स्लो हो। अगले ही पल वह अचानक उनके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, फिर बिना पंच मारे बस अपना शोल्डर थोड़ा सा नीचे करता है और लेफ्ट वाले किलर से टकरा जाता है, जिस पर वह किलर जिसने केवलर आर्मर पहन रखा होता है ऐसे उड़कर दूर जाता है जैसे किसी ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी हो। फिर उसका शरीर सड़क के किनारे वाली लाल ईंट की दीवार से जा टकराता है। यह देखकर बाकी 10 किलर्स के कदम वहीं रुक जाते हैं, उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। तभी कैप्टन रेडियो पर जोर से चिल्लाता है, फायर फायर फायर, इसे पास मत आने दो, जिस पर अगले ही पल चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, अनगिनत बुलेट्स बारिश की तरह उसकी तरफ आने लगती हैं, लेकिन तभी वह मूव करता है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वह उन बुलेट्स के बीच ऐसे निकलने लगता है जैसे कोई शैडो हवा में उड़ रही हो। गोल्डन विजन अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिस पर उसके सामने आने वाली हर बुलेट उसे साफ दिखाई दे रही होती है। उसकी आंखों में हर गोली किसी सीधी लाइन की तरह नजर आती है, और फिर एक ऐसी बुलेट जिसे कोई इंसान कभी पकड़ नहीं सकता उसकी तरफ आती है, लेकिन वह आदमी अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पर उसकी उंगलियां इतनी तेज चलती हैं जैसे बिजली चमकी हो, और अगले ही पल उसके हाथ में हवा में उड़ती हुई एक बुलेट दिखाई देती है। यह देखकर बाकी किलर्स की आंखें फैल जाती हैं। कोई डरते हुए चिल्लाता है, मॉन्स्टर, यह कोई इंसान नहीं है। फिर वह आदमी उस बुलेट को वापस उनकी तरफ फेंक देता है, जिस पर वह बुलेट बीच में ही एक्सप्लोड हो जाती है। इसके बाद वह ठंडी आवाज में कहता है, अब मेरी बारी है, और अगले 3 मिनट तक वहां सिर्फ एक तरफा मैसेकर होता है। उसकी बॉडी हर जगह ऐसे दिखाई देती है जैसे मौत खुद चल रही हो। जहां जहां वह जाता है वहां कोई न कोई किलर नीचे गिर जाता है। उसका लेवल 8 फाइटिंग स्किल अब पूरी तरह खुल चुका होता है। उसका हर मूव सिंपल होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी डेंजरस ताकत होती है कि सामने वाला सीधा खत्म हो जाता है, जिस पर उन किलर्स का आउटर आर्मर भी उसके सामने कागज जैसा कमजोर लगने लगता है। फिर एक किलर जल्दी से बाजूका निकालता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही वह आदमी उसके सामने पहुंच जाता है, जिस पर वह उसे एक किक मारता है और उसी किक से उसका हाथ टूट जाता है। बजूका उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और अगले ही पल वह बाजूका जमीन पर एक्सप्लोड हो जाता है, जिस पर वही किलर हवा में उड़ जाता है। फिर जब आखिरी किलर भी उसके पैर के नीचे गिर जाता है तो पूरी सड़क दोबारा खामोश हो जाती है। अब वहां सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा होता है और वह आदमी बीच सड़क में खड़ा होता है। उसके अरमानी सूट पर खून का एक भी दाग नहीं होता, बस उसकी आंखों में अभी भी गोल्डन चमक जल रही होती है। फिर वह ऊपर एबंडेंट बिल्डिंग की छत की तरफ देखता है, क्योंकि वहां अभी भी आखिरी टारगेट बाकी होता है। उधर बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर क्वेशर के हाथ कांप रहे होते हैं। वह 20 साल से किलर की दुनिया में होता है। उसने वॉरलॉर्ड मारे होते हैं, मिडिल ईस्ट में ऑनेल फील्ड उड़ाए होते हैं, लेकिन उसने कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा होता, क्योंकि किसी इंसान का 3 मिनट में पूरी आर्मर्ड स्क्वाड को खत्म कर देना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। जिस पर वह तुरंत रेडियो में चिल्लाता है, रिट्रीट, तुरंत वापस हटो। फिर वह घबराकर कहता है, यह एस क्लास मिशन नहीं है, ये तो एसएसएस क्लास डेथ मिशन है। इसके बाद वह जल्दी जल्दी अपनी स्नाइपर राइफल खोलने लगता है ताकि जाइपलाइन से भाग सके, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, इतनी दूर से आए हो तो बिना चाय पिए कैसे जा सकते हो। यह सुनते ही उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वह डरकर अपनी थाई से डेजर्ट ईगल निकालता है और तुरंत गोली चला देता है, लेकिन गोली चलने के उसी पल उसके सामने खड़ा आदमी गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड उसके हाथ में भयानक दर्द उठता है, जिस पर उसका दायां हाथ और उसके साथ पकड़ी गन दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसका हाथ कट चुका होता है और उसका कट इतना स्मूथ होता है जैसे किसी मिरर को काटा गया हो। फिर वह सामने देखता है जहां वह आदमी खड़ा होता है और उसके हाथ में खून लगा हुआ लोहे का एक टुकड़ा होता है। असल में वह नीचे पड़ी किसी टूटी हुई आयरन कैन का हिस्सा होता है, जिसे उसने बस यूं ही उठा लिया था और उसी से उसने उसका हाथ काट दिया होता है। यह देखकर क्वेशर डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डर और होपलेसनेस होती है। फिर वह कांपते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं ब्लैक मम्बा का एशिया हेड हूँ,
अगर तुमने मुझे मारा तो पूरी ब्लैक मम्बा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। जिस पर वह आदमी ऊपर से उसे देखते हुए हल्का सा हंसता है। फिर वह कहता है, मुझे कोई शैडो में छिपा हुआ ऑर्गेनाइजेशन डराएगा? इसके बाद वह नीचे बैठता है और उस लोहे के टुकड़े से उसके पसीने वाले चेहरे को थपथपाता है। फिर वह कहता है, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद नहीं है? जब कोई मुझे ऐसी चीजों से थ्रेटन करता है जिन्हें मैं आसानी से खत्म कर सकता हूं। इसके बाद वह अपना फोन निकालता है, जिस पर उसके फोन में डार्क वेब का एक हिडन इंटरफेस खुल जाता है। फिर वहां ब्लैक मम्बा की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। उनका हेडक्वार्टर पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटे आइलैंड पर होता है। उनके पास करीब $30 बिलियन की प्रॉपर्टी होती है और उनका करंट लीडर पॉइजन किंग असल में यूरोप के किसी नोबल फैमिली का इलिजिट बेट होता है। वह आदमी यह सब इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पढ़ता रहता है, जिस पर क्वेशर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। फिर वह डरकर पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन वह उसकी बात इग्नोर कर देता है। इसके बाद उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चलने लगती हैं। फिर वह सिस्टम से दुनिया का सबसे डेंजरस हैकर स्किल खरीद लेता है, हैंड ऑफ गॉड अपग्रेडेड वर्जन, जिस पर अगले ही पल ब्लैक मम्बा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं और फिर वह ब्लैक मम्बा के सभी किलर्स के लिए एक नया बाउंटी ऑर्डर जारी कर देता है। 3 सेकंड बाद क्वेशर का कम्युनिकेटर पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगता है और सिर्फ उसका नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद ब्लैक मम्बा के 3000 से ज्यादा किलर्स के फोन्स एक साथ बजने लगते हैं। उन सबके सामने हाईएस्ट लेवल का रेड ऑर्डर आता है, हाईएस्ट बाउंटी ऑर्डर। टारगेट पूरा जो फैमिली, मेन टारगेट जाओ यूतियन और जाओ गैंग, बाउंटी $1 बिलियन। और उसके नीचे लिखा होता है, जो भी जो गैंग का सिर लेकर आएगा वही ब्लैक मम्बा का अगला लीडर बनेगा। फिर उसके नीचे एक और लाइन होती है, करंट लीडर पॉइजन किंग अब $50 बिलियन में खरीदा जा चुका है। अब से ब्लैक मम्बा का नाम बदलकर डिवाइन लॉ ऑर्गेनाइजेशन रखा जाता है। यह सब देखकर क्वेशर पूरी तरह हिल जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता कि कोई इंसान पूरी किलर ऑर्गेनाइजेशन को खरीद सकता है। फिर वह धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है, जिस पर वह आदमी खड़ा होकर अपने हाथ झाड़ता है और कहता है, अगर यकीन नहीं हो रहा तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, मीटिंग गिफ्ट के तौर पर मैंने हर जिंदा किलर को $1 लाख भेज दिए हैं। इतना सुनते ही क्वेशर का फोन फिर से रिंग करने लगता है। इस मोमेंट पर क्वेशर की आंखें सुबह की तरफ देखने के बाद पूरी तरह बदल जाती हैं, जिसमें अब कोई डर नहीं होता है बल्कि सिर्फ पागलों वाली वर्शिप दिखाई देती है। जिस पर बॉस क्वेशर उस जायंट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है जिसने उसका हाथ तोड़ दिया था, और फिर वह जोर से फर्श पर सिर पटक देता है। बॉस, इस सबोर्डिनेट की आंखें हैं लेकिन बीड्स नहीं है। यह सबोर्डिनेट आपके लिए आग में कूदने और मौत तक जाने को भी रेडी है। और जहां तक उस बूढ़े आदमी की बात है, मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देता हूं। जिस पर सुबह उसे ठंडे अंदाज में देखता है और कहता है, तुम्हारे तरीके एक यूजलेस पर्सन के हैं और मैं किसी यूजलेस पर्सन को अपने पास नहीं रखता हूं। यह सुनकर कुशे का चेहरा राख की तरह पड़ जाता है, लेकिन फिर सुबह का पूरा अंदाज बदल जाता है। जिस पर वह कहता है, मेरे पास एक मेडिसिन है, अगर तुम इसे खा लो तो तुम्हारा हाथ वापस ग्रो कर जाएगा और तुम्हारी ताकत भी 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी कीमत 5000 है और यह पॉइजन भी है। तुम्हें हर 3 महीने बाद इसका एंटीडोट लेना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे बेट्रे किया तो तुम मर जाओगे। जिस पर क्वेशे बिना एक पल गंवाए चिल्लाता है, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। और फिर वह तुरंत उस पिल को पकड़कर निगल जाता है। जिसके बाद वहां एक मैजिकल सीन दिखाई देता है। क्वेशे की टूटी हुई कलाई ऐसे हिलने लगती है जैसे उसके मांस के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा हो, जिस पर उसका घाव आंखों के सामने ही बंद होने लगता है, खून रुक जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी नई कलाई बनने लगती है। यह देखकर क्वेशर शॉक में कांपने लगता है और चिल्लाता है, यह रीजनरेशन मैजिक स्किल नहीं है, यह तो एक डिवाइन स्किल है। जिस पर वह जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सुबह मुड़ता है और बिल्डिंग के किनारे तक चलता है। फिर वह नीचे पड़े बॉडीज की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ जो भी बॉडीज हैं सबको हटा दो। मैं नहीं चाहता कि कल न्यूज में गन फाइट की एक भी रिपोर्ट दिखाई दे। और सबको ये भी बता दो कि जो फैमिली के साथ हमें धीरे धीरे खेलना है, उन्हें एक बार में खत्म मत करना। पहले उनकी कैपिटल चेन तोड़ो, फिर उनके कनेक्शंस खत्म करो, और आखिर में मैं चाहता हूं कि वह सुशी ग्रुप के गेट पर घुटनों के बल बैठकर मौत की भीख मांगते दिखाई दें। जिस पर सभी लोग एक साथ जवाब देते हैं, ऑर्डर ओबे करेंगे। और फिर इसी रात के बाद जो फैमिली का नाम पूरी अंडरवर्ल्ड में फैलने लगता है। इसके बाद सुबह सीधे 30 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिस पर हवा के बीच में वह अपना एंटी न्यूट्रल ग्लाइड फ्लूइड एक्टिवेट करता है और फिर वह एक विशाल काले बैट की तरह रात के अंधेरे में ग्लाइड करता चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद सु वैनकिंग की प्राइवेट विला पूरी तरह रोशनी से जगमगा रही होती है, जिस पर लिविंग रूम में सु वैनकिंग सोफे पर सिकुड़ कर बैठी होती है। टीवी चालू होता है, लेकिन उसका ध्यान टीवी में बिल्कुल नहीं होता है। उसके बगल में डुओडुओ पहले ही सो चुकी होती है और उसकी आंखों के कोनों में आंसू अभी भी दिखाई दे रहे होते हैं। जिस पर सु वैनकिंग अपने दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे प्रार्थना करती है,
सुबह, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इसी दौरान अचानक डोर पर फिंगरप्रिंट अनलॉक होने की आवाज आती है, जिस पर सु वॉनकिंग एक झटके में उठ जाती है। वह इतनी जल्दी में होती है कि अपने शूज तक नहीं पहनती है और बारफुट ही डोर की तरफ भाग जाती है। फिर डोर खुलता है और सामने सुबह खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में गर्मा गर्म क्रेसेई का एक बॉक्स होता है, जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। रास्ते में नाइट मार्केट से गुजर रहा था तो वहां ये क्रेसेई अच्छा लगा, इसलिए ले आया। और फिर वह अपने हाथ में पकड़ा बैग हल्का सा हिलाता है, जिसके अंदर पूरे 13 बॉक्सेस होते हैं। यह देखकर सु वॉन क्वीन अब खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती है, जिस पर वह सीधे भागकर सुबह की बाहों में गिर जाती है और उसकी कमर को बहुत कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सुबह की शर्ट पूरी तरह भीग जाती है, जिस पर वह रोते हुए कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि वह आगे कुछ नहीं कह पाती है, जिस पर सुबह कुछ पल के लिए चुप रह जाता है और फिर बहुत धीरे से उसके लंबे बालों को सहलाता है। पागल, मैंने कहा था ना, कुछ गंदी चीजों को साफ करना जरूरी है। इसके बाद वह अपना सिर उठाता है और विंडो के बाहर राह के आसमान की तरफ देखने लगता है, जहां अब सारे काले बादल हट चुके होते हैं और जियांगचेंग के ऊपर चमकता हुआ गोल चांद दिखाई देता है, जिस पर सुबह धीमी आवाज में कहता है, आज के बाद जियांगचेंग में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सु वॉनकिन धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और सुबह की आंखों में देखने लगती है। फिर वह पूछती है, तुम आखिर हो कौन? जिस पर सुबह नीचे झुकता है और उसकी आंखों के कोनों में मौजूद आंसुओं को किस कर देता है। फिर वह कहता है, मैं तुम्हारा गॉड हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसी समय जियांगचेंग के दूसरे किनारे पर मौजूद जाओ फैमिली की मैंशन में जो ग्रुप का चेयरमैन जो गैंग अपने स्टडी रूम में बैठा होता है। वह बेचैनी के साथ किसी गुड न्यूज का इंतजार कर रहा होता है, जिस पर वह गुस्से में बोलता है, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? वो कचरा वापस क्यों नहीं आया? और फिर वह अपने हाथ में पकड़ा सिगार बहुत जोर से अशट्रे में पटक देता है। इसी दौरान अचानक स्टडी रूम का डोर जोर से खुल जाता है और वॉन फैमिली का आदमी भागता हुआ अंदर आता है। उसके चेहरे पर डर और शौक साफ दिखाई दे रहा होता है, जिस पर वह हांफते हुए कहता है, मास्टर, बहुत बुरा हो गया। लेकिन झोगांग गुस्से में उसे घूरते हुए बोलता है, इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या वो वापस आ गया? जिस पर वॉन फैमिली का आदमी कांपते हुए कहता है, वो सच में वापस आ गया है। और फिर वह कांपते हाथों से एक टैबलेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। आप खुद देख लीजिए, डार्क वेब पर हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ फैल चुका है। अभी मार्केट खुलने से पहले ही हमारी कंपनी के शेयर्स 90% तक गिर गए हैं और अभी कुछ देर पहले कंपनी के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े शेयर होल्डर्स का कॉल आया था। वे सब अपने शेयर्स वापस लेना चाहते हैं। यह सुनते ही झो गैंग के मुंह से खून निकल जाता है और वह सीधे टैबलेट की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है, जिस पर डार्क वेब के मेन पेज पर उसका बड़ा सा फोटो दिखाई देता है और उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, पूरे नेटवर्क पर जाओ फैमिली को खत्म करने के लिए बाउंटी $1 बिलियन। यह देखकर झो गैंग की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। वह किसी पागल जानवर की तरह चिल्लाने लगता है, किट, ये किसने किया? आखिर किसने किया? इसी दौरान स्टडी रूम का फोन बजने लगता है। वह एक अननोन नंबर होता है, जिस पर झोगांग कांपते हुए फोन उठाता है और फिर दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे बदला गया होता है, लेकिन उसमें फिर भी डरावनी ठंडक महसूस होती है। जाहोडोंग, गुड इवनिंग। यह सुनते ही झोगांग के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, जिस पर उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और वह चेयर पर गिर जाता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं और बाहर विंडो के उस पार झाओ फैमिली की जो रोशनी पहले उसे गर्व देती थी, अब वही उसे नरक का रास्ता दिखाने वाली लाइट जैसी लगने लगती है, जिस पर जियांग चेनक की सुबह धीरे धीरे